Okay, okay. जी जी Good morning, friends. Good morning, all of you, my friends. Myself, Dr. Abhay Gupta, प्रिंसिपल मां नर्मदा महाविद्यालय धामनोद। साथियों, आज विश्व जिस संकट के दौर पर गुजर रहा है, जो एक ऐसा अदृश्य सी शक्ति जो मानव जाति पर एक संकट के रूप में हमारे ऊपर सिर पर मंडरा रही है, निश्चित तौर पर ये ऐसा समय है कि जहां हर व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी होते ही जा रही है। लाख कोशिश करे व्यक्ति कि हम इस चीज से, नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करें, किंतु ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग पर घर कर ही जाती है। हम इस नेगेटिविटी से किस तरह से बाहर आए, इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया, द रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन द करंट परसेप्टिव। आज हमारे बीच में डॉक्टर अजय शुक्ला साहब और डॉक्टर बलदेव दम्मानी साहब, दोनों स्पीकर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कर्तव्य ध्वनि से आप सभी इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मां नर्मदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं पहले अजय शुक्ला साहब का परिचय करवाना चाहता हूं। डॉक्टर अजय शुक्ला साहब एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है, बिहेवियर साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेनियम अवार्ड, ह्यूमन राइट्स का अंतर्राष्ट्रीय मिलेनियम अवार्ड से सर सम्मानित किए जा चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पर हमें गर्व है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, क्योंकि यूएन के द्वारा दिया गया अवार्ड अपने आप में काफी मायने रखता है। साथ ही सर की 8 से अधिक बुक पब्लिश हो चुकी है। वो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सर की एक ऐसी बुक पर अभी काम चल रहा है जिसमें कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सोच है। लगातार कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सर का आलेख आता रहता है और सर काफी लंबे समय से पॉजिटिविटी के एरिया में काम कर रहे हैं। मां नर्मदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अजय शुक्ला साहब का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज हमारे इस वेबिनार के दूसरे सेशन के गेस्ट डॉक्टर बलदेव दम्मानी साहब भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर दम्मानी साहब IIM इंदौर में CMO के पद पर कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर दम्मानी साहब द्वारा आज बहुत अच्छी जानकारी हमको मेडिकल साइंस को कनेक्ट करते हुए रेगुलर लाइफ में क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको दम्मानी साहब के द्वारा प्रोवाइड होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करना जा रहा हूँ और डॉक्टर अजय शुक्ला साहब से निवेदन करता हूँ कि वह सीधे हमारे दर्शकों से, जो लगभग 1400 के आसपास का फिगर हमारे पास में है, उनसे मुखातिब हो। सभी की ओर से मैं आप दोनों स्पीकर्स का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अजय शुक्ला साहब। सभी को सादर प्रणाम। और जहां तक मैं आपके मन स्थिति और आत्मा तक पहुंच पा रहा हूं, हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम सकारात्मक सोच की बात करें तो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और अगर इतिहास उठाकर हम देखें तो अतीत, आगत और अनंत तीनों ही स्वरूपों में एक मनुष्य जब अपनी त्रिकालदर्शी सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तो वो इतिहास बनाता भी है और वर्तमान जीवन के आनंद से सराबोर होने का उसे मौका भी मिलता है और भविष्य भी उसकी अनंत ऊंचाइयों के प्रति आश्वस्त रहता है। तो कैसे एक मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक सोच के जादू से अपनी लाइफ को चमत्कृत कर सकता है, इसके बहुत सारे आयाम हम सभी ने बचपन से लेके आज तक और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि ईश्वर के ने हमें जो एक अंतर्मन की ताकत दी है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हम अपने आप को अच्छी स्थिति में रखने की ताकत से पुनः ढक लेते हैं, प्रयास करते हैं। वो आवरण क्या है? तो वो एक मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ चिंतन है। और श्रेष्ठ चिंतन का आवरण न केवल हमारे मानस पर असर करता है बल्कि आत्मिक उजास को भी वो क्लैरिटी फॉर्म में लेके आने का प्रयास करता है। और आत्मा को जब उजाला प्राप्त होता है तो उसकी जो तीव्रतम गतिशीलता है वो कई गुना बढ़ जाती है और वो स्वयं की मदद करने के साथ साथ में अन्य अनेक आत्माओं की मदद भी कर पाता है।
लेकिन वो अपनी मदद कैसे करे इस पर एक विचार करने की आवश्यकता हमें होती है। और आज का जो विचार विमर्श का ये सेशन है वो निश्चित तौर पर हम सभी को इस बात की एक नई दृष्टि प्रदान करेगा कि हम सबने जो श्रेष्ठ संकल्प अपने जीवन में किया है तो हमारे पास में उसके बहुत सारे श्रेष्ठ विकल्प भी होते हैं। श्रेष्ठ संकल्प में केवल दृढ़ता का पक्ष अगर वैल्यू एडिशन के रूप में जुड़ जाता है तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल भी है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उसमें से एक बेहतरीन का चयन हम कर सकते हैं। लेकिन हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ विकल्पों की खोज में हमें थोड़ा सा आगे आने की आवश्यकता होती है। और जैसे ही हमारे पास में श्रेष्ठ विकल्प हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि संकल्प और विकल्पों के बीच में एक बेहतरीन सामंजस्य हो जाता है और वो आत्मा या वो मनुष्य अपने आप को बहुत उच्च स्थिति में देख पाता है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि एक आदमी अपने जीवन में सकारात्मक सोच को क्यों इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके पीछे का जो मंतव्य है, इसका जो रिसोर्स है, इसका जो केंद्र बिंदु है, उस पर हम जाने का प्रयास करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, क्योंकि आत्मा की ताकत को एक मनुष्य अपने जीवन में मन बुद्धि और संस्कार के द्वारा संजोने का प्रयास करता है। उसकी जो मन स्थिति है उसको अगर हम अलग अलग लेवल पर समझ लें, उदाहरण के लिए जिस चेतन मन से हम और आप एक साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये चेतन मन हमारे जो पूर्व ज्ञान है जो भी हमारे पास में उपलब्ध है किसी पूर्णतावादी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, तो वो पूर्व ज्ञान भी हमारी मन स्थिति में चेतन मन के द्वारा चल रहा है हमारे अंदर ही अंदर। और वो पूर्व ज्ञान हमको सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि चेतन मन के साथ में अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, दोनों की मदद से हम अपने आप को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस आशा और जिस उम्मीद से और जिस अपेक्षा से हम अभी एक दूसरे के अंदर झांकने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा अचेतन मन है, जो पूर्णतः दिखाई नहीं देता और वो बहुत सुप्त अवस्था में रहता है। वो सुप्त अवस्था क्या है कि वो एक इंसान जब इस धरती पर अवतरित होता है, तो अवतरण मैंने इसलिए कहा कि एक इंसान अवतरण की भूमिका में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, चाहे वो स्वयं के उत्थान के लिए काम करे, परिवार के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे या संपूर्ण विश्व मानवता को एकाकार करने के लिए काम करे। उसकी जो माइक्रो लेवल से और मैक्रो लेवल तक पहुंच होती है, उसके पीछे का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा अचेतन मन है। और उस अचेतन मन की जागृति के लिए गीता के हिसाब से हम कई बार इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं और उस जन्म लेने के बहुत बड़ा जो उद्देश्य उस प्राणी का होता है कि वो अपने जीवन की अपनी बहुत बड़ी पवित्रता के साथ वो जीना चाहता है। जैसे जीवन का जो आरंभ काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, वहां संकल्प और श्रेष्ठ विकल्प लेके चला की दिनचर्या में, चाहे वो प्रथम काल का दिवस पृष्ठभूमि में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसकी मन स्थिति में बात रहती है कि जो मेरी उच्च अवस्था थी वो लगातार अगर बनी रहती तो बड़ा अच्छा रहता। और इस पवित्र अवस्था के लिए ही, पवित्र स्वरूप के लिए ही, जो केवल वो आत्मा से महसूस कर पाता है, जब वो संसार के सामने मुखातिब होता है तो मस्तिष्क में विचार करने की जो ताकत है वो वैचारिक स्पष्टता के द्वारा दुनिया के सामने मुखर होती है। लेकिन उसके पहले हृदय में बहुत सारे पवित्र भाव उठते हैं और उन भावों का जो रूपांतरण है वो विचारों के माध्यम से होता है। और कई बार विचार अगर उत्पन्न होते हैं तो वो भाव में परिवर्तित हो जाते हैं और किसी शुभ घटना या शुभ घटित के फलित स्वरूप में हमको वो दिखाई देने लगता है। तो एक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन में जीवन दर्शन अर्थात विजन को जरूर क्रिएट करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हम धरती पर आए हैं, धरती पर हमारा आगमन हुआ है, अवतरण हुआ है, तो संपूर्ण जीवन काल में हम कितनी बेहतरीन चीजें, कितनी श्रेष्ठ चीजें, कितनी ग्रेट चीजें हम कर भी सकते हैं और संसार को कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं। क्योंकि जो देने की क्रिया है, दातापन का जो स्वरूप है, वो हमें अपने अचेतन मन से अधिकतम काम करवाने की ताकत रखता है। इसी प्रकार से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है,
वो हमारे अंदर उमंग उत्साह पैदा करता है। उमंग उत्साह किसी मनुष्य की वो थाती है, वो धरोहर है, वो पूंजी है, वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने जीवन में इस इंटरनल झील के द्वारा दुनिया की कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों पर भी विजयी हो जाता है। सबसे पहले वो भाव से विजयी होता है और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे मैसेज दे देता है कि आप सफल हो गए, और सफलता से भी ऊंचा उसके अंदर जो भाव आता है कि उसने अचीवमेंट गेन कर लिया, क्योंकि अचेतन मन अचीवमेंट के लिए काम करता है और वो व्यक्ति की उपलब्धि तक भले वो इस जन्म में आप करें या किसी और जन्म में आके करें, तो बहुत बार सारे संयोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं और बहुत कम समय में भी आप उस अचीवमेंट को गेन कर पाते हैं। साधारण भाषा में वो प्रयास होता है, साधारण भाषा में वो हमारी अनुभूति हो सकती है, लेकिन उच्च भाषा में वो हमारी उपलब्धि होती है। तो प्रयास हो, अनुभूति हो या फिर उपलब्धि हो, इन तीनों का अगर सामंजस्य बिठाते हैं हम, तो अपने चेतन, अवचेतन और अचेतन मन को हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अचेतन मन का सबसे बड़ा फायदा हमारे जीवन में है कि वो हमारे अंदर एक जीवन की दृष्टि पैदा करता है, और जहां दृष्टि होगी तो दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अगर हमारी दृष्टि पवित्र हो गई तो हमारे चारों ओर एक पवित्र सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और साइंटिफिक तरीके से भी आप देखें कि इन विचारों और भावनाओं का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो हमारी संपूर्ण काया पर पड़ता है। हमारे अंदर विज्ञान की भाषा में कहें तो बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं और बहुत हम रिलैक्स, कूल और बहुत फ्री फील करते हैं अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्वयं के निर्माण की बात हो या समाज के निर्माण की बात हो। इसी प्रकार अवचेतन मन के द्वारा हमें जीवन पर्यंत उमंग उत्साह की ताकत मिलती रहती है और ये हमें सपोर्ट करता है। जैसे ही हमारे श्रेष्ठ संकल्प आए, तुरंत वो हमारी मदद करेगा कि श्रेष्ठ विकल्प हमारे पास में मौजूद होने लगे और दोनों ही स्थितियों में उमंग उत्साह बना रहे। लेकिन जीवन लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, आज बहुत सारे बच्चे या हम सामान्य जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन एक आंकड़ा आपको चौंकाने वाला लगेगा। अगर हम संसार में अनेकानेक मनुष्यों के बीच में इस बात का शोध करने का प्रयास करें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि लगभग 10,000 व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति अपना विजन बना पाते हैं, और उसके बाद में अगर 5,000 लोगों की तुलना किया जाए तो वो एक व्यक्ति इसमें से निकलता है जो अपने जीवन पर्यंत उमंग उत्साह को मेंटेन रखता है। मैं सदा की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से 1,000 व्यक्तियों को हम तुलना करें तो उसमें से एक व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना पाते हैं। लेकिन जीवन लक्ष्य और उमंग उत्साह के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमको जीवन का दर्शन कराता है, अर्थात हमारे विजन को क्रिएट करता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने विजन 2020 लिखा और उसमें जो पूरा का कॉन्सेप्ट है, जो पूर्णतावादी दृष्टिकोण का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर हम झांकने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि ग्रामीण परिदृश्य से लेके संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के विकास की बात वहां हमें दिखाई भी देगी और अनुभव भी होगी। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि विजन मिशन टारगेट उन्होंने अपने जीवन में बनाया हुआ था। तो ये मैं कुछ बातों पर इसलिए प्रकाश डाल रहा था कि कहने में बड़ी सहजता से हम बोल देते हैं कि हम अपने जीवन में विजन मिशन टारगेट बनाएंगे, चेतन अवचेतन और अचेतन मन पर काम करेंगे। और इसके बाद अगर बात हम और गहराई में जाने की बात करें तो चेतन मन के द्वारा जो जीवन का लक्ष्य बना है, वहीं से एक बच्चा हो, एक सामान्य व्यक्ति हो या एक मनुष्य हो, वो अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर उसके जीवन में सकारात्मक चिंतन शुरू हो गया तो सकारात्मक चिंतन के पीछे जो गहरे भाव हैं वो अचेतन मन क्या मदद करने वाला है, तो वो सबसे बड़ी मदद हमारी ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास में सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या विश्व परिदृश्य में हो, क्योंकि अब हमारी आंखों में केवल सकारात्मकता दिखाई देती है और वो अनुभूति के स्तर पर इतनी बड़ी हो जाती है कि उस सकारात्मकता के द्वारा एक बड़ा काम ये हो सकता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग शुरू हो सकती है। जो हम सकारात्मक चीजें सोच रहे हैं उसे समझने और समझाने के स्तर पर हम देखने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ, इसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो उसमें कितनी और ताकत लगाएंगे, और या फिर किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा वो कार्य किया जाएगा, वो कितनी ताकत लगाने वाले हैं। अर्थात सकारात्मक चिंतन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे कि 2-3 विकल्प हमारे पास सामने श्रेष्ठ खुद मौजूद हो गए। अर्थात हमें लगने लगा कि मैं तो अपनी संपूर्ण ताकत लगा रहा हूं, लेकिन अगर दूसरा करता है तो वो कितनी ताकत लगाएगा, और वो अनुमान लगाकर भी उसकी भी एनर्जी अपने काम में आपने लगा दी।
और तीसरा पक्षकार इस काम को करता है तो कैसे करेंगे, वो एनर्जी भी आपने लगा दी। तो अब बताइए आप कि 3 लेवल पर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब आपके मस्तिष्क और अपने हृदय की ताकत कितनी बड़ी हो गई। आत्मा की को प्रोसीड हम कर रहे हैं मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, लेकिन आप देखें कि वो सकारात्मक चिंतन ने एक ऐसी दिशा दे दी, एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया आपके सामने कि आप सामर्थ्यवान हो गए। वैसे हम बोलेंगे कि अपनी सामर्थ्य से हम काम कर रहे हैं, या आई कैन डू माई बेस्ट वाली बात है, या एफर्ट में बहुत अच्छा लगाने वाला हूँ अपने जीवन में, लेकिन जो समर्थ चिंतन है वो सकारात्मक चिंतन की मदद करता है। तो जो सकारात्मक हमने सोचा था उसमें दृढ़ता का जो एक बिंदु हमने जोड़ दिया, तो हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा हो गई, अर्थात उस विचार को दीर्घकालीन अवधि तक अपनी मन स्थिति में हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो संकल्प किया वो आज उस पर मैंने कार्य अगर नहीं कर पाया किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो मैं कल करूंगा। तो वो जो हमारा तनाव है, तनाव शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तनाव का यहाँ भाव सकारात्मक तनाव से, क्योंकि उतनी एनर्जी आपकी कहीं और खर्च हो रही थी या शेष और अवशेष में खर्च हो रही थी, तो शेष और अवशेष में खर्च ना होके अब आपने उस सकारात्मक तनाव को अपनी लाइफ में इस प्रकार से जीने का प्रयास किया कि वहां आप कंट्रीब्यूटर बन गए, अर्थात आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में सोसाइटी के सामने आने लगा। अब बताइए, जब सृजनात्मक क्रिएशन आपके द्वारा होने लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ जाएगा, तो निश्चित मानिए कि सकारात्मक चिंतन जब समर्थ चिंतन की ओर बढ़ता है, इसका मतलब है कि जो विचार और भाव आपके जीवन में उत्पन्न हुए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने शुरू कर दिया। और उस इम्प्लीमेंटेशन का ये परिणाम हुआ कि जो इंसान अपने जीवन में बड़ी बड़ी हस्तियों को, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, हमारे ऐतिहासिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, या मानवता के कल्याण के किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की हैं तो उसके पीछे का एक लॉजिक था कि वो सकारात्मक चिंतन करते करते समर्थ चिंतन में शिफ्ट हुए, और समर्थ चिंतन ने उनको इतनी ताकत दिया कि वो महान चिंतक बन गए। और आप पूरे सदी में उठा के देखें तो कार्ल मार्क्स को कहा गया है कि पिछले 100 सालों में वो महान चिंतक कहलाए। महात्मा गांधी का नाम लोग लेंगे, स्वामी विवेकानंद का नाम हम लेंगे, रामकृष्ण परमहंस का हम नाम लेंगे। तो ये जो महान हस्तियां हैं, इन्होंने उसके पीछे का लॉजिक यही था कि वो सकारात्मक चिंतन उनके जीवन में अचानक और पुरुषार्थ के बल पर समर्थ चिंतन में बदलाव हुआ, और वो समर्थ चिंतन ने उनको ऐसी ताकत दी कि वो महान चिंतक बन गए। आज उदाहरण के लिए एक बच्चे से अगर हम महाविद्यालय में या सामान्य पृष्ठभूमि में पूछने का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन की एक बेहतरीन बात को आप थोड़ा सा इसको ड्राफ्ट करने का प्रयास करें, वो बच्चे के द्वारा जो भी ड्राफ्ट किया जाएगा या जो लिखा जाएगा वो इतना उच्च और महान होगा क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाई। लेकिन जो हमारा आसपास का परिवेश है, चाहे वो पारिवारिक और सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, हमने उस बच्चे को अगर मदद पहुंचा दी कि कहा कि ये सकारात्मक चिंतन है, समर्थ चिंतन है और इतना महान चिंतन है कि उस विचार को अगर मढ़वा के हम बच्चे के को घर में या विद्यालय या महाविद्यालय में लगा देते हैं, कल्पना करें कि उस बच्चे का वहां से हम थोड़ी देर के लिए नाम को हटा के किसी महान विभूति का नाम लिख देते हैं, तो आपको पता चलेगा या पढ़ने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि वाकई में इन महान विभूति ने ये बात कही होगी। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा भी बड़ी सोच पर काम होता है। ऐसा नहीं है, बचपन से लेके आज तक अगर वो जीवन के बाल्यकाल को हम देखें, युवावस्था को देखें, वानप्रस्थ अवस्था को देखें, संन्यास आश्रम को देखें, जीवन के सारे आश्रमों की विवेचना करें, तो किसी न किसी पक्ष में उस व्यक्ति या बच्चे के द्वारा अपनी श्रेष्ठ और पवित्र बात को रखा गया होगा। लेकिन उसको रिसीव करने की जो ताकत हमारी सामाजिक व्यवस्था ने कर ली होती, तो निश्चित उस बच्चे को हम ये कम्युनिकेट कर पाते कि आप ही वो बालक हैं जिन्होंने बचपन में ये सोचा था, जवानी में ये सोचा था, और अब आप अपनी मेच्योर लाइफ में कर सकते हैं। तो हम रिकॉल कराने की जो व्यवस्था है उसके द्वारा उस बच्चे के माध्यम से जो सकारात्मक चिंतन हुआ है, समर्थ चिंतन हुआ है, वो महान चिंतन में परिवर्तित हो चुका है। ये हम मैसेज स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं, उस बच्चे के मानस में अंकित भी कर सकते हैं, उस बच्चे को रियलाइज भी करा सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक चिंतन उस बच्चे के जीवन का वो प्रारंभिक काल था, वो कहना चाहिए उगने की अवस्था थी, वो प्रस्फुटित अवस्था थी जहां उसके अंदर वो सकारात्मक चिंतन स्टार्ट हुआ। लेकिन उस बच्चे को हम ये बता सकने की स्थिति में तब हो पाते हैं जब हमने उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए
थोड़ी ताकत लगाई हो, थोड़ी मदद की हो, थोड़े आसपास का परिवेश लिया हो, उसको अनेक उदाहरणों से, अनेक आख्यान और व्याख्यानों से, अनेक केस स्टडी से उस बच्चे की बात को पुष्ट करने का प्रयास किया हो, तो आप देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन चाहिए, उस बच्चे को जो आशीष चाहिए, उस बच्चे को जो ब्लेसिंग चाहिए, उसके माथे पर हाथ रखने का जो हमारा, हम बड़ों का जो सकारात्मक चिंतन चाहिए, वो उस बच्चे के अंदर समर्थ चिंतन के भाव को पुष्पित और पल्लवित करने में मददगार साबित हो सकता है। और वही सामान्य बालक अपने जीवन में महान चिंतन का मालिक बन सकता है। तो ये सकारात्मक चिंतन की सबसे उच्च अवस्था है। लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो या भविष्य में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की बात हो, वहां भी हम ये बताने का प्रयास करें कि आपके द्वारा सोची गई ये जो सकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया है, ये आज कहीं विराम की स्थिति में नहीं है, बल्कि ये चरे वेती कंटिन्यूअस चलने की प्रक्रिया है, गतिशीलता है इसमें। और इस गतिशीलता को आप एक परिणाम के माध्यम से बताएं कि आपके सकारात्मक चिंतन का ये सुखद परिणाम है कि अब आपके जो वाइब्रेशन है, जिसको हम लोग कैच कर रहे हैं, या आप जो कुछ भी अब करने का प्रयास करते हो, वो अब कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। हम एक्सलेंसी की बात वहां पर करें कि आपके सकारात्मक चिंतन ने हमें किस लेवल पर परिणाम दिया है, तो श्रेष्ठ परिणाम दिया है। श्रेष्ठ परिणाम से आशय यहाँ पर यह है कि बच्चे के द्वारा जो सकारात्मक चिंतन किया गया, उसका आरंभिक काल चेतन मन से जुड़ा था, और चेतन मन ने उसकी बहुत बड़ी मदद की कि उसके जीवन में जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया, और जीवन के लक्ष्य निर्धारण ने उस बच्चे से सकारात्मक चिंतन करवा लिया, और वो सकारात्मक चिंतन अब फलीभूत होने की स्थिति में है। और वो जो फलीभूत आंकड़ा है या सिद्धांत है और व्यवहार है, वो श्रेष्ठ परिणाम के रूप में आ चुका है। तो श्रेष्ठ परिणामों से भी हमें अवगत कराना पड़ेगा, भले ही वो श्रेष्ठ परिणाम केवल वाइब्रेशन के फॉर्म में हो, एक सोच के फॉर्म में हो, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि आप जिस गति से चले थे, जिस व्यवस्था से चले थे, जिस सकारात्मक सोच के साथ आपने जीवन स्टार्ट किया था, वो श्रेष्ठ परिणाम के रूप में अब समाज के सामने मुखर होने लगा है। तो ये सत्य जैसे ही बताएंगे तो बच्चे के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन काम करेगा। इंटरनल मोटिवेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि बाह्य जगत से एक्सटर्नल मोटिवेशन वो निरंतर प्राप्त करता है, और उसकी अवधि बहुत लंबी नहीं हो पाती है। कई बार वो बच्चा ये कहने का प्रयास करता है कि आज मैंने बहुत अच्छा सुना, या बहुत अच्छा देखा, या बहुत अच्छा किसी ने बोला, या बहुत अच्छा मैं सोचने का प्रयास कर रहा था, या बहुत अच्छा मैं करने का प्रयास कर रहा था। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा उसने अपने आप में इतना नियंत्रण कर लिया कि उसकी जो आत्मिक उच्चता है, वो आज सोसाइटी के सामने, परिवार के सामने बहुत तेजी से मुखर होने को तैयार है। और वो ये कहने के लिए अपने आप को स्पष्ट कर रहा है कि मेरी आंखों में वो ताकत आ गई है कि जीवन की कोई भी स्थिति और कोई भी व्यवस्था या कोई भी परिदृश्य या परिवेश हो, मैं केवल अच्छा ही देखता हूँ। मेरे कानों को मैंने इतना ज्यादा साध लिया है, मेरी कर्मेंद्रियों को मैं इतना साध चुका हूँ कि कानों से मैं अच्छा सुनता हूँ, या अगर अच्छा से अलग कुछ शेष या अवशेष है, उसमें से भी मैं अच्छा निकालने का प्रयास करता हूँ। उसकी जो दृष्टि और श्रवण क्षमता है, वो दोनों सशक्त हो गई है। उसकी वाणी अब इतनी पवित्रता से, इतनी श्रेष्ठ भावों से भर चुकी है कि वो जो कुछ भी बोलता है, वो केवल साधारण बोल नहीं है, बल्कि उसके बोल जो है वो उच्च बोल है, श्रेष्ठ बोल है, पवित्र बोल है। और वाणी केवल कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि आज प्रवचन का आधार बन गई है। तो वो वचन तक सीमित नहीं है, अब वो प्रवचन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये प्रवचन और ज्यादा उसकी मदद तब कर पाते हैं जब वो अपने मस्तिष्क से, अर्थात जो सोचने की मशीन उसके पास ईश्वर ने दे रखी है, तो उस मस्तिष्क के द्वारा वो अब अच्छा सोचने भी लगा, और अपने हाथों से वो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी जब जड़ में जाएंगे तो आप पता करेंगे, तो वो इंसान ये बताने का प्रयास करेगा कि मैंने अपने जीवन में अगर गांधीयन फिलॉसफी को पढ़ा है या गांधी दर्शन को जिया है, तो गांधीयन फिलॉसफी में गांधी जी के जो 3 बंदर से थे, उस उनको मैंने पढ़ के समझ के एक नए स्वरूप में 5 स्थितियों को क्रिएट किया है, जिसमें अच्छा बोलना भी है, अच्छा देखना भी है, अच्छा सुनना भी है, अच्छा सोचना भी है, और अच्छा
करना भी। तो पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा वो इतना सशक्त हो सकता है, लेकिन उसे आधार क्या मिला? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे पीरियोडिकल्स हैं, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे जीवन में घटित और फलित वो महापुरुष हैं जिनके द्वारा हमें वो श्रेष्ठ पथ बताया गया है, उस पथ पर एक राही बन के अगर वो चलने का प्रयास करता है, तो वो कहीं न कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति के माध्यम से इस श्रेष्ठ परिणाम को घटित कर दे। और जैसे उसने इसको घटित किया, तो पुनः समाज को एक और रास्ता उसे बताना पड़ेगा कि बेटा जीवन में अगर आपने अपने लाइफ में चिंतन के पक्ष को स्टार्ट किया था, तो जिस चेतन मन ने आपको श्रेष्ठ परिणाम तक पहुंचा दिया, अब वो अगर आप अंदर और जाओगे और अवचेतन मन की बात करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जीवन का उमंग उत्साह अभी भी बना हुआ है। उपलब्धियां आपने बहुत सारी अर्जित की हैं और अनेकानेक उपलब्धियों तक आप जाने का प्रयास भी कर सकते हो। उसके पीछे जो बैकग्राउंड आप बताएंगे, उसकी बहुत बड़ी मदद हो पाएगी। या हम इसको स्वयं के ऊपर लागू करें, तो एक ऑटो सजेशन के माध्यम से हम अपने आप को जीवंत कर पाएंगे और हमें अंदर से लगने लगेगा कि अब हमें अवचेतन मन की ओर चलना चाहिए। और अवचेतन मन एक इंसान के पास में वो प्रॉपर्टी है जो उसको निरंतर उमंग उत्साह देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन उसके उमंग उत्साह में बिल्कुल बराबर वृद्धि होती जाती है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि गुड आर बैड बोथ आर योर प्रॉपर्टी। क्योंकि उसने अपने जीवन में समझने, सीखने और अनुभव करने की जो क्षमता है, इसको विकसित किया। और ये विकसित करने का परिणाम ही है कि जो उसकी स्मृति का लेवल है, उसकी जो मेमोरी है, वो इतनी सशक्त हो गई है कि उसने अपने आप को स्टेटस लेवल पर, स्थिति के लेवल पर बहुत पावरफुल बना दिया है। और वो जो मन स्थिति में जी रहा है, जो अंतःकरण के उच्च स्थिति को अभी भी वो लाइव फील कर रहा है, उसी ने उसको इंटरनल सजेशन के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा ये बताया है कि आपके पास एक और पावर है कि आप अपनी अवस्था को बहुत अच्छा रखो। क्योंकि अवस्था का मतलब ये है कि फ्लक्चुएशन तो आएंगे, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अपनी अवस्था को कैसे आप अच्छा रख सकते हो, तो स्मृति और स्थिति मदद करेगी। और एक दिन उसी इंसान को एक बेहतरीन स्वरूप में ढालने में ये सारे फैक्टर मददगार हो जाएंगे। तो मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा था कि जो अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन एक इंसान में इतना उमंग उत्साह भर देता है, क्योंकि उसके पास में आंकड़े हैं, पूर्व संचित कर्म है, या उसने जो कुछ भी बचपन से आज तक किया है, उसे वो दिखाई दे रहा है, वो उसे सुनाई दे रहा है। और अगर किसी कारण से इसमें कुछ कमी आती है, तो परिवार की अच्छाई वो देखने लगता है, समाज की वो अच्छाई देखने लगता है, राष्ट्र में घटित और फलित को वो ढूंढने का प्रयास करता है, शुभ को ढूंढने का प्रयास करता है, और अंत में वो पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता है कि इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो जो उसकी नजर है, जो उसका जो विजन उसने बना रखा है, तो विजन बनाने का परिणाम है कि वो लक्ष्य पर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से कंट्रीब्यूटर है, वो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट केवल एक धरोहर नहीं है, बल्कि हर मनुष्य साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा अपने आप को साइंटिस्ट के रूप में सोसाइटी में प्रस्तुत कर सकता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर इतना उमंग उत्साह बढ़ देगा कि वो जो समर्थ चिंतन का मालिक है, जो सकारात्मक चिंतन का मालिक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर वो लाने में सहायक हो जाएगा। वो कह सकता है कि ये जो आज मैं सोच रहा था, बोल रहा था, वो एक प्रिंसिपल के रूप में डेवलप हो गया, क्योंकि जो उसने सोचा था, बोला था, सुना था, देखा था, उसके उसने कई प्रयोग किए, व्यक्तिगत स्तर पर किए, सामाजिक स्तर पर किए, सभी में उसको अचीवमेंट मिला है। और उसको लगता है कि ये प्रयोग अब इतनी ऊंचाई पर जा चुके हैं कि इसको मैं समर्थ चिंतन का नाम दे सकता हूँ। और वो जो उसके अंदर पैदा होने वाला इंटरनल जील है, जो उससे अच्छा करवाता है, और चेतन मन की मदद है, वो आप देखेंगे कि समर्थ चिंतन के बाद में एक नई घटना उसके साथ में घटी कि वो शुभ की ओर आ गया। अर्थात पहले वो श्रेष्ठ परिणाम में अपने आप को देख पा रहा था, लेकिन उसके परिणाम अब शुभ होने लगे। तो आप जानते हैं कि जब जीवन में शुभ होता है, तो लाभ में किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी परिवर्तित अपने आप को वो कर सकता है। शुभ और लाभ हम अपनी भारतीय परंपरा के हिसाब से इंडिकेशन में देते भी हैं। तो शुभ और लाभ एक वो फैक्टर जीवन का है कि जहां शुभ होगा तो लाभ अपने आप हो जाएगा, जहां कल्याण होगा वहां मंगल का भाव अपने आप हो जाएगा, जहां आनंद होगा तो वहां मंगल ही मंगल होने लगेगा। लेकिन इसके जो बीच के पहलू हैं, जहां हम अवचेतन मन से शुरू होके अपनी बात को रख रहे थे, उसी ने हमको अपने अंदर उमंग उत्साह पैदा करने की ताकत दी, समर्थ चिंतन की ओर हमें ले जाने में सहायक रहा। और वो समर्थ चिंतन आज हमारे जीवन की ऐसी प्रॉपर्टी बन गया है, ऐसी पूंजी बन गया है कि उसके द्वारा हम शुभ
भाव में अपने आप को ले जा चुके हैं और शुभ विचार अब सतत हमारे जीवन में रहते हैं। एक सकारात्मक चिंतन का एक और बेनिफिट है और इसका जो मूल स्रोत है वो हमारा अचेतन मन है। और अचेतन मन जीवन के दर्शन को हाईलाइट करता है और जीवन का दर्शन जब एक बार व्यक्ति समझ लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये जीवन दर्शन के द्वारा मैं अपने जीवन में जहां से चला था, अर्थात भले ही वो अचेतन मन है, लेकिन अचेतन मन ने बहुत बड़ी मदद की कि उसने जीवन का दर्शन दिया। और जीवन दर्शन एक एक ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में मेरी लाइफ में उभर कर आया है, उसने महान चिंतन की ओर मुझे मुखातिब कर दिया है। मैं महान चिंतन की ओर जाने का प्रयास करता हूँ। मुझे ग्रेटनेस अंदर से अट्रैक्ट करती है। मुझे लगता है कि भारतीय परिदृश्य में अगर अकबर द ग्रेट हुए, अशोक द ग्रेट हुए, या पश्चिमी सभ्यता के अंदर आप देखें तो वहां अलेक्जेंडर द ग्रेट हुए, अल्फ्रेड द ग्रेट हुए, तो ये सारे उदाहरण उस इंसान के अंदर क्रिएट होने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये ग्रेटनेस केवल चार लोगों तक नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की वो पूंजी है, ये उच्चता की वो पूंजी है, ये महानता की वो धरोहर है जिसे मैं अर्जित कर सकता हूँ। वो अपने जीवन की उपलब्धि के लिए उस ग्रेटनेस की ओर बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि जब महान चिंतन उसके द्वारा होने लगेगा तो उसके अंतर मन में जो विचार पैदा होगा वो पवित्र विचार होगा, जिसके लिए गीता का जो उपदेश है उसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद को हम देखें तो एक मनुष्य का आगमन ही इसलिए होता है कि वो पवित्र विचार का मालिक है। पवित्र विचार का मालिक था भी वो, है भी, और भविष्य में वो रहेगा भी। ये तमाम परिदृश्य या परिवेश हमें इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि सकारात्मक चिंतन हमें करना चाहिए। लेकिन सकारात्मक चिंतन एक इंसान क्यों करे, कैसे करे, किस लिए करे, इसके उत्तर मैं अपनी बात से विमर्श से देने का प्रयास कर रहा था कि सकारात्मक चिंतन एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा साधन है जो आपके पवित्र साध्य तक, अगर मीन्स और एंड्स की हम प्योरिटी या कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो साधन और साध्य की पवित्रता का जो ये सामंजस्य है वो ऑटोमेटिक जीवन में बैठ जाता है। और उसके बैठने के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे और प्रयास और भगीरथ प्रयत्न के बाद में उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है जहां से वो चला था सकारात्मक चिंतन के द्वारा, और वो आज पवित्र विचार का मालिक हो। कोई प्रश्न अगर सर आ रहा हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। हेलो, कोई प्रश्न इस बीच में? हाँ है, प्रश्न है, दो तीन प्रश्न निकल के आ रहे हैं सामने। पहला प्रश्न एक ये आ रहा है कि वर्तमान समय में अवचेतन मन को सकारात्मक सोच के लिए किस प्रकार तैयार करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। और अवचेतन मन को सकारात्मक सोच के लिए तैयार करने की जो सबसे बड़ी हमारे पास में थाती है वो ये है सर कि हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार में परिवर्तन की कुछ छोटी छोटी तैयारियां कर लें। अगर हम मन, बुद्धि और संस्कार में परिवर्तन करने की कुछ तैयारी करते हैं, मैं संस्कार को इसलिए जोड़ रहा हूँ, ये आत्मा की बहुत बड़ी संपत्ति है। मन से हमने अगर सोचने का कार्य किया और बुद्धि से हमने निर्णय करने का कार्य किया तो निश्चित तौर पर हेलो हेलो सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, आउट हो गया। शुक्ला साहब आपकी आवाज और नेट नहीं आ रही है। उससे नहीं किया भैया, वो ऑटोमेटिकली हट रहा था, इसमें चेक कर रहा था मैं। स्पीकर सर की प्रॉब्लम आ रहा है। हो गया हो गया हो गया। सर आवाज आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, अभी सर मैं पहुंच पा रहा हूँ आप तक? जी, आपका वीडियो नहीं है अभी। आप बोलते चलिए, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ जी, तो मैं इसी परिदृश्य में आपके प्रश्न को इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने पूछा कि अवचेतन मन को सकारात्मक सोच के माध्यम से कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैं अपनी बात को कम्युनिकेट करते हुए ये तर्क दे रहा था, ये विश्वास व्यक्त कर रहा था कि सबसे पहले हमें मन, बुद्धि और संस्कार। सर आवाज फिर नहीं है। सर शुक्ला सर डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? जी, आ गए वापस सर।
एक मैसेज ड्रॉप कर दो उस पर व्हाट्सएप। शुक्ला सर आ गए वापस से। शुक्ला सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। तो अवचेतन मन को हम कैसे प्रिपेयर करें इस बात के लिए कि अवचेतन मन में सकारात्मक सोच यूट्यूब पे आवाज आ रही है सर की। ओके जी। अवचेतन मन को हम कैसे मदद करें, अवचेतन मन को मन बुद्धि संस्कार के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति अपने जीवन में अवचेतन मन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और अवचेतन मन के द्वारा जो निरंतर उमंग उत्साह प्रदान किया जाता है वो मन को भी व्यवस्थित कर देगा, मन को विकसित करने में मदद भी कर देगा और मन को इस बात के लिए तैयार कर देगा कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान भी अपना दे सके। लेकिन व्यवस्थित और विकसित करने के साथ साथ में अगर योगदान देने की बात आती है तो वहां पर वो जो अंतर्मन है वो इस बात की तैयारी कर लेता है कि अवचेतन मन उसे कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले एक सामान्य व्यक्ति को मन बुद्धि और संस्कार में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और मन बुद्धि संस्कार में अगर सकारात्मक परिवर्तन हम कर रहे हैं तो अवचेतन मन को जो प्राप्तियां हो रही हैं, वो जो कुछ भी रिसीव कर पा रहा है चेतन मन के द्वारा, वो इतना सकारात्मक और पावरफुल संकल्पों से युक्त हो जाएगा कि निश्चित तौर पर जब भी आप कार्य दिशा में संलग्न होंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन को जितनी भी सूचनाएं देंगे वो सब कुछ सूचनाएं पॉजिटिव होंगी और वो इस भाव से भरी होंगी कि केवल वहां सूचनाओं का अंबार नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बाद में उस अवचेतन मन ने कहीं ना कहीं चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में ही स्वीकार किया है। तो वो इस बात को विश्वास के रूप में रख पाएगा कि अवचेतन मन में हूं लेकिन चेतन मन तक इस व्यक्ति को पहुंचा रहा हूं कि आप जो कुछ भी सूचनाओं के रूप में आपके पास में सकारात्मक चिंतन है, ये चिंतन निश्चित रूप से फलीभूत हो जाएगा। अर्थात अवचेतन मन सूचनाओं को इंफॉर्मेशन के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति अपनी अंतःकरण की ताकत से रियलाइज भी कर लेगा और विजुलाइज भी कर लेगा। इस प्रकार से अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और चिंतन के द्वारा हम सशक्त और पावरफुल बना सकते हैं। कोई और प्रश्न अगर आ रहा हो? एक और आ रहा है, छोटे छोटे 2 या 3 प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि शायद इसके बाद अपना डेबलानी साहब का आमंत्रण करना है, तो एक बिल्कुल आप संक्षिप्त में सर गुजारिश करूंगा कि संक्षिप्त में आप इसका उत्तर प्रदान करें। एक ही आता है कि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। बहुत पुरानी कहावत है कि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस वाक्य को वर्तमान समय में आप कैसे देखते हैं? बहुत हेलो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी पेंडेमिक जो हमारे सामने स्थिति क्रिएट हुई है, तो ये वैश्विक महामारी का युग आज ही नहीं बल्कि इसके पहले भी कई बार पूर्व वर्षों में हो चुका है। और अभी रिसेंट में अमेरिका में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और काफी सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ पेंडेमिक लिखी और संयोग से वो इस महामारी के 3 महीने पूर्व वो किताब आई और उस किताब का जो थीम है वो यही है कि एक इंसान अगर दूसरे से ये बात कम्युनिकेट करता है कि इस दुख की घड़ी में आप घबराओ नहीं, तो सबसे पहले उस चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में परिस्थिति में अगर सकारात्मक सोच मेंटेन रहती है तो निश्चित तौर पर हमारी दृष्टिकोण में हम कुछ न कुछ सीखने और कुछ न कुछ हम जिज्ञासु भाव के साथ में
अपने अंदर विकसित करने के भाव से देखेंगे, जो बातें सदियों से हम नहीं सीख पा रहे थे, उसे चंद महीनों में या एक भयानक दुख ने हमें सिखा दिया है, हमारे आदतों और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया है, तो उसके प्रति भी हम हृदय से आभार व्यक्त करें। दुख और सुख दोनों हमारी पूंजी है, और दोनों के प्रति अगर हम आदर के साथ आभार व्यक्त करते हैं तो लर्निंग मोड में अपने आप को हम ले जा सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं और अपने जीवन को एक दिशा भी दे सकते हैं, और यही दृष्टि एक नव सृष्टि का निर्माण करने में मददगार साबित होगी। शुक्ला साहब, एक आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। अभी वर्तमान समय निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों वाला है, तो कहीं ना कहीं समाचार पत्र पढ़ते हैं हम या न्यूज चैनल देखते हैं या कहीं भी सामान्य, जब चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं है तो वहां चर्चा होती है कि नकारात्मक सोच कहीं ना कहीं से हावी हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न मेरा ये है कि नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच पर हावी है, इससे किस प्रकार से हम बाहर आए? देखिए, बहुत अच्छा इक्वेशन आपने बताया। देखिए, अगर हम अपनी इन तमाम नकारात्मक सोच पर सकारात्मक सोच को हॉबी करने के लिए या सकारात्मक सोच के द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों पर विजयी होने के लिए जो कुछ भी हम मैसेज रिसीव करते हैं उसको अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में बहुत लंबे समय तक हम फलने फूलने नहीं दें, उसकी इतनी ज्यादा मदद नहीं करें कि हमारी जो सकारात्मक सोच है उस पर वो नकारात्मक सोच हावी हो जाए। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जो डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इमोशनल और रिलेशनशिप डिस्टेंसिंग की बात ना करते हुए दोनों से हम जुड़ाव को फील करें, और अंतरात्मा से ये जो जुड़ाव हम फील करेंगे तो वो मर्यादा के अनुकूल भी होगा और हमारी इस भौतिक शरीर को भी स्वस्थ रख पाएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। इस भाव को अंतर मन में जितना ज्यादा हम प्रबलता से स्वीकार कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंतर मन में जो भी नकारात्मकता गूंज रही है तो उसे साहब आपकी आवाज। हेलो हेलो, हाँ, मेरी आवाज पहुंच पाई सर? उत्तर में मिल पाया? जी जी, नहीं मिल पाया है सर, नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ आपके साइड से। जी 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 जी, तो मैं एक लाइन में से समअप कर दूं कि अपने मस्तिष्क में और अपने हृदय में नकारात्मक सोच को पलने फूलने नहीं दें, केवल सूचनाओं तक लें, उसे ट्रांसफॉर्मेशन में, रियलाइजेशन में और विजुअलाइजेशन में न ले जाएं, क्योंकि वो हमारी पूंजी नहीं है। जो उसे लर्निंग निकल के आई है उसे हम अगर सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे तो मस्तिष्क और हृदय पर वो नकारात्मक सोचना हावी नहीं हो पाएगी और हम सकारात्मक रूप से विजयी रहेंगे। बहुत निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपने उत्तर दिए हैं। शुक्ला साहब, मैं ऐसा मुझे आपके इन प्रश्नों के उत्तर से मुझे एक ही समरी निकल के सामने आती है कि नकारात्मकता एक ब्लैक डॉट है जी, नकारात्मकता एक काला बिंदु है जिसको हमें सकारात्मकता के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसे व्हाइट मार्क, व्हाइट डॉट के रूप में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसी सारी चीजें जो कि नकारात्मकता की ओर हमें ले जाती है उनसे दूर रहना होगा। वो जिस तरह से अभी कोई महामारी चल रही है, उस महामारी का नाम भी अगर नहीं लें या सोचे भी नहीं तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आज के वर्तमान समय में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वह उस समस्या से नकारात्मकता बहुत कुछ कम हो सकती है और व्यक्ति उसी पॉजिटिविटी से अपने काम में, अपने ध्यान में जो भी कर्म कर रहा है उसमें पूरी 100% एफर्ट से वो काम कर सकता है। मुझे आपका जो जितने आपने दिया उसका सार मुझे यही समझ में आया है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो कृपया उसको संशोधित कर बता दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो सकारात्मक डॉट है इसका एक उदाहरण मेरे अभी चित्त में आया कि यूएनओ के प्रेसिडेंट कोफी अन्नान का जो बाल्यकाल था उसमें उन्होंने या उनके टीचर ने पूछा था कि व्हाइट बोर्ड पर एक ब्लैक डॉट था,
हेलो। सर आपकी आवाज जी अब ऑफिस है। हाँ, मैं आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने जो श्रेष्ठ संकल्प रखा व्हाइट डॉट को बढ़ाने का, इस संदर्भ में यूएनओ के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे कोफी अन्नान साहब, उनके बाल्यकाल में प्राथमिक विद्यालय के परिवेश में उनकी टीचर ने उनसे पूछा था एक व्हाइट सीट पर ब्लैक निशान लगा के कि आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि मुझे ब्लैक स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सभी बच्चे क्लास में हंस पड़े और उन्होंने उनको आह्वान किया कि आप आगे आएं और बताएं कि अगर ब्लैक स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा है तो बोर्ड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने पेंसिल से लिखने का प्रयास किया था और मार्कर ने ये सपोर्ट भी किया कि 99.9 व्हाइट सरफेस दिखाई दे रहा है, व्हाइट के अलावा मुझे कुछ हेलो। हाँ जी सर। मेरी बात आप तक पहुंची, पूरी हो गई? हाँ सर, पूरी हो चुकी है। पुनः आपने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से रखते हुए चेतन मन अवचेतन मन की जो अवधारणा अपने यहाँ हम सभी के सामने स्पष्ट करी है। निश्चित तौर पर हमारे सभी सुनने वाले निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। मैं मां नर्मदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से डॉक्टर अजय शुक्ला साहब का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से आज के इस समय में हम सभी शिक्षाविदों को, शोधार्थियों को और विद्यार्थियों को सकारात्मक मार्ग पर चलने का एक रास्ता जो प्रदान किया है, निश्चित तौर पर इस पर हम चलकर हमारी नकारात्मकता को दूर करेंगे। पुनः मां नर्मदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आपका हार्दिक आभार, कृतज्ञता। अब हमारे इस सेशन में दूसरे हमारे गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर बलदेव डेम्बानी साहब। डेम्बानी साहब IIM इंदौर में CMO के पद पर कार्यरत हैं। मैं डेम्बानी साहब को स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वह यहाँ आए। सर का सेशन लगभग 40 मिनट का रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताई जाएगी कि मेडिकल साइंस से क्या नेगेटिविटी से क्या आपकी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है, यह एक चिकित्सक की दृष्टि से क्या होता है और किस तरह से हम इस नेगेटिविटी से दूर रहें और किस तरह से हम हमारे इम्यूनिटी को या हमारे डेली प्रोसेस को हम बदलें जिससे पॉजिटिविटी का संचार हो। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बलदेव डेम्बानी साहब को कि वह अपना व्याख्यान शुरू करें। मैं करतल ध्वनि से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डेम्बानी साहब। थैंक यू गुप्ता जी। होस्ट सर का स्क्रीन शेयर इसे एनेबल कीजिए। ओके सर। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। डेम्बानी साहब आ रही है। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्लियर है? या ओके सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन। आई एम बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे को इनवाइट किया फॉर दिस सेशन। तो शुक्ला साहब का भी मैंने लेक्चर सुना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। उन्होंने हालांकि बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा डील करूँगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उन्होंने अच्छी तरह से डील कर दिया है। तो मेरी ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, हालांकि स्लाइड्स इंग्लिश में है लेकिन मैं बोलूँगा मिक्स्ड इंग्लिश और हिंदी में। तो मेरी ये स्लाइड्स चालू हो जाती तो अच्छा रहता है। इसमें चालू नहीं हो रही है, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ तो चालू नहीं हो रही है। जब स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करने में आपका तो ऑप्शन आएंगे ओके, कि आपको कौन कौन से कहाँ से आपको विजिबिलिटी ऑन करनी है, आप वो उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि मैंने फाइल्स ये कहाँ पर है। सिलेक्ट किया है एक पावर पॉइंट, जी बिल्कुल। ऑन कर लीजिए। हाँ सर, आपका ऑन हो जाएगा अब 2 मिनट में। ओके
इसमें शेयर में क्लिक करूँ क्या? शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सिस्टम से यूज कर रहे हैं तो उसमें बॉटम में ग्रीन कलर का ऑप्शन होगा शेयर स्क्रीन, तो कर तो दिया स्टार्ट हो गया सर, बिल्कुल स्टार्ट हो गया स्क्रीन शेयरिंग। मैंने। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फुल स्क्रीन करूं कि मैं नहीं ना? ठीक, अब स्क्रीन पे आ रही है ना स्लाइड? जी सर। जी सर, आ रही है। जी, आ रही है okay. सर। So my topic today, I've divided my talk into two sets, two parts. One is कि positive thinking, which जो मैंने थोड़ा उसको एडिट करके छोटा कर दिया बैठे बैठे, क्योंकि शुक्ला साहब ने काफी सारा कवर कर लिया, एंड थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ही अभी देखा जा रहा है कि उसी पे इफ यू हैव अ स्ट्रांग इम्यूनिटी, so then the chances of getting COVID is less, or even if you get it, the chances of recovering out of it without any complication is high. तो मैंने उस पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया rather than more on the positive thinking, because that has more or less been nicely covered by Dr. Shukla. So ऐसा देखा जा रहा है कि अभी सडनली सब लोगों की एकदम दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सडनली घर पे बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बाहर जाना बंद हो जाना, तो सभी के लोगों के मन में बड़ी एंजाइटी हो गई है कि आगे क्या होगा, पता नहीं कब इसकी दवा निकलेगी, कब ये बीमारी जाएगी भी कि नहीं जाएगी, कि हमारे साथ जैसे कि स्वाइन फ्लू वगैरह हर साल आ जाती है, हर साल ठंड के दिनों में स्वाइन फ्लू आ जाती है, कुछ लोग इफेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर मोर्टेलिटी भी होती है। तो लोगों को बड़ा ये एंजाइटी हो गई। मेरे से भी जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं पूछते हैं, भाई ये क्या आपको लगता है, जो IIM के स्टाफ हैं, फैकल्टी मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी एक छोटा सा मेरा लॉकडाउन रखने का बोल रहे हैं, क्योंकि भाई आपको क्या लग रहा है कि वेदर दिस विल गो अवे और इट विल स्टे विथ अस लाइक अदर डिजीजेस। अभी तक जो डेटा आ रही है, जो भी इंडिया की या बाहर की, ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में इसकी जो तीव्रता वो कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मे बी वॉट एवर रीजन। ऐसा पुराने पैंडेमिक में भी देखा गया है, जैसे 1914 और 18 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक आई थी, उस समय भी 2 साल तक ये चली। उस समय तो दवाइयाँ भी नहीं थी, ना वैक्सीन थी, ना कुछ, बहुत सारे लोग उसमें मरे भी, लेकिन आखिरकार वो चली गई बीमारी। कैसे चली गई ये किसी को नहीं पता है, बिना दवाइयों के, बिना इलाज के चली गई। लेकिन अब ये बीमारी का वही चल रहा है, बिकॉज नाउ वी आर मोर एडवांस, साइंस बड़ी एडवांस हो गई है, दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, वैक्सीन बनने पूरी दुनिया लगी पड़ी है, तो इसलिए लग रहा है कि शायद वील विन ओवर इट। तो अपने को जितना टाइम इसकी दवाइयाँ निकलती है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आती है, इसके स्प्रेड के बारे में ज़्यादा जानकारी, धीरे धीरे लोगों को आप देख रहे हो हर थोड़े दिन बड़ा डायनामिक स्टेट चल रहा है। एवरी डे इज ए न्यू डे। आज ये निकला भाई, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि मास्क से ज़्यादा शील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं भी पेशेंट देखने जा रहा था, लेकिन मैंने शील्ड नहीं पहना था कभी। आज मैंने पढ़ा कि अमेरिकन स्टडी आई है कि अगर कोई आपके सामने अचानक खांस भी देता है, छींक भी देता है, तो अगर आपने शील्ड लगा रखी है, जो आपने देखा होगा प्लास्टिक की, इन एडिशन टू द मास्क, तो इट डेफिनेटली गिव्स प्रोटेक्शन। तो मेरा ये इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रोज डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। दवाइयों के भी पहले जैसे आई कि HCQ, अब आ गया है HCQ सब, अब ट्रम्प साहब ने बोला मैं भी ले रहा हूँ। फिर स्टडीज आई कि भाई नहीं, HCQ बहुत डेंजरस दवा है, सीनियर लोगों को लेना बड़ा रिस्की है, अगर कोई भी स्ट्रेस होता है या कोई भी डिजीज होती है तो ये आपको हार्ट पे इफेक्ट करती है। तो ये भी चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। आज WHO ने बोला कि नहीं, HCQ अभी हम ट्रायल बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ा डायनेमिक स्टेज चल रहा है। तो ऐसे स्टेज में लोगों में बड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, बहुत सीनियर लोगों में, मत खास करके लेडीज में या जेंट्स में। चलो जेंट्स तो थोड़ा इधर उधर बाहर निकल जाते हैं हल्का फुल्का रिस्क लेते हुए या जो भी केयरफुली होते हुए। तो बड़ा एंजाइटी है बच्चों में, व्हेन कैन वी गो आउट, कब मैं जाकर खेल सकता हूँ। तो इन सबको एवरी डे वी हैव टू काउंसिल, बिकॉज एट द हेड ऑफ द फैमिली, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपको अपनी फैमिली को बांध के रखना है। डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट। पूरी एंजाइटी, डिप्रेशन से अपने को दूर रखना है। तो क्या मैं इम्यूनिटी का उसको लिंक करते हुए ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एंजाइटी होते हैं, जैसे हम लोग भी सर्जरी करते हैं, बड़ा टेंस सिचुएशन रहता है, कोई ब्लीडिंग हो गई, ये हो गई, अचानक आपके बॉडी में स्टेरॉइड्स और एड्रेनालिन पंप होता है, आपका बीपी बढ़ता है, अनस्टेबल, इज इट ओके, आपका बीपी बढ़ता है, तो उस समय स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन रिलीज होता है, तो दैट इज हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इम्यूनिटी।
जो भी आदमी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस से बड़े बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, खासकर स्टेरॉइड्स या फिर एड्रेनालिन, जो कि जिसका इम्पैक्ट बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा देगी, आपका बीपी बढ़ा देगा, विच विल अगेन रिड्यूस योर इम्यूनिटी, और आपके बॉडी में फॉरेन वायरस पार्टिकल, बैक्टीरियल पार्टिकल घुसने की, क्योंकि हर आदमी बॉडी में गवर्नमेंट वायरस जरूरी नहीं, कोविड इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस पड़े रहते हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हुई, टीबी है, टीबी कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोगों को, हर आदमी के बॉडी में थोड़ी थोड़ी, इंडियन आदमी के बॉडी टीबी के कुछ कीटाणु रहते ही, जैसा अपना एटमॉस्फेयर था। तो जैसे आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है तो वो उभरने लगता है। इस तरीके से वी हैव टू वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी, दैट इज बिकॉज अब घर बैठे वी हैव नॉट मच टू डू अनलेस पीपल आर वर्किंग। बहुत लोगों का ऐसा है कि काम बढ़ ही रहा है घर बैठे बैठे, फिर भी मैक्सिमम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज इंक्रीज योर इम्यूनिटी एंड रिमेन पॉजिटिव। उसको कैसे, आई विल कम टू दैट। अच्छा, बात यही है कि हमेशा हमें ये देखना है कि ऑलवेज देयर इज होप। हर चीज में होप एक होता है। जितनी भी नेगेटिविटी चले, या एकदम जैसे अर्थक्वेक आ गया, बिहार गुजरात में अर्थक्वेक आ गया, इधर उड़ीसा में, बंगाल में फ्लड आ गया, तूफान आ गया, तो ऑलवेज एक होप ही अपने को जीना रहता है। भाई पुराने एक्सपीरियंस से या पुराने बुक से या पुराने लिटरेचर से देखा गया है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट। अब फियर, बहुत लोगों में फियर भी आ रहा है, डिप्रेशन भी आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। हमारे रिटायरमेंट के टाइम का है, लोगों को लग रहा है शेयर मार्केट में हमारे पैसे अटके पड़े, वो नीचे जा रहा है, हमारी इनकम बंद हो गई, कैसे चलेंगे। तो वी हैव टू नाउ फोकस, जो उसको इन सब चीज़ों से फोकस हटाते हुए वी हैव टू फोकस ऑन द चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर अननेसेसरी टाइम में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, जैसे शुक्ला साहब ने भी कहा, तो यू विल ऑलवेज go further deep down in the negative cycle. So we have to focus on those things जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Is it okay? आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी सर, yes sir, it's audible. Yeah, okay. So we have to focus on things which you can control. जैसा क्या चीज कंट्रोल कर सकते हैं अपन। एक तो जैसे ये मीडिया और सोशल मीडिया, ये तो अब जो मेरे कल ये प्रोफेसर साहब से बात हुई, नाम भूल गया, IIM से ही, उनकी बच्ची की कुछ तबीयत खराब थी, तो बहुत सारी बातें हुई इधर उधर थी। तो मैंने पूछा था आपने ये चीज़ देखी? बोला देखिए मैं 20 दिन से टीवी देखना बंद कर दिया मैंने, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड माई फैमिली एंड इनसाइड मी। तो मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया, बस थोड़ा सा न्यूज़ देख लेता हूँ, थोड़े दिन में ब्रेक दे देता हूँ। उसमें मेरा घड़ी 24 घंटे अगर दिमाग में वही चलता रहे, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मैंने अपने आप को सैंड में भरी कर दिया है, भाई कुछ भी नहीं ध्यान रख रहा हूँ, अपना नॉलेज गेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन इतनी गहराई में एक पॉइंट देखना, उससे भी बड़ी नेगेटिविटी आती है। थोड़ा थोड़ा उस पर टच रख रहा हूँ, लेकिन बहुत बीच बीच में ब्रेक दे रहा हूँ, उससे भी आदमी में आप देखिए, एक दिन आप अगर किसी चीज़ में बहुत बिजी है, आप घर पे या आपका कोई भी काम चल रहा है, सारा दिन आपने टीवी नहीं चलाई, तो शाम को फिर आप जब देखते हैं इतनी नेगेटिविटी नहीं भरते बॉडी में, क्योंकि आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, अच्छे काम की। सारा दिन अगर बैठे टीवी और अपनी मोबाइल के सामने तो बहुत नेगेटिविटी भरा जाती है। तो वही चीज़ जो कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा मतलब ये था, लिमिट योर मीडिया इनटेक। अपलिफ्टिंग में अपना ध्यान दें, जो चीज़ अपने को अपलिफ्ट कर सकती है। क्या क्या चीज़ें अपलिफ्ट कर सकती है? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपलिफ्ट कर सकती है। जैसे कि एक नेचर का ही ध्यान दें, एक सनसेट, एक सनराइज रोज होता है। अगर सनसेट सनराइज 10 साल में एक बार होता है तो आप लोगों की भीड़ लग जाती है कि मेरे को आज ये सनसेट देखना है। जैसे लोग दार्जिलिंग जाते हैं, टाइगर पॉइंट पे जाते हैं, सुबह 3 बजे मैं भी गया था एकदम देखने के लिए भाई सनराइज कैसा हो रहा। तो वहाँ पता है, बिकॉज यू गो ऑन अ हॉलीडे सो यू एंजॉय दैट। तो यही चीज़ है कि छोटी छोटी, अगर कभी कभी आप सुबह जल्दी उठ के बिफोर द सनराइजेस आप उठ जाए, और अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपको सनराइज दिख जाएगा, सनसेट उस पर ही एंजॉय किया जाए। और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, आपको बहुत टाइम मिला है, फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके एक मूवी देखी जाए, कुछ खाना बनाया जाए, कुछ घर की क्लीनिंग की जाए, कुछ फ्यूचर के बारे में बैठ के डिस्कशन, जो कि टाइम वैसे नहीं मिल पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बाद फैमिली साथ में जूम है, जैसे जूम में चल रहा है, जूम से अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ लें, उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी आती है। आपका बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स में, हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि बॉडी में जो 3-4 मेन हार्मोन्स हैं जो कि आपको बड़ी अच्छी फील कराते हैं। जैसे कि एक सेरोटोनिन हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन है। डोपामिन आपको अच्छी फील देता है और सेरोटोनिन आपको प्लेजर देता है, और डोपामिन से अच्छी फीलिंग आती है।
इंस्पिरेशन आती है। तो ये जो हार्मोन है ये तभी आएगा जब आपके अंदर से एक अच्छी फील हैप्पीनेस आएगी, तो अपने आप हार्मोन रिलीज होंगे, यू विल फील गुड। तो जो डिप्रेशन की दवाइयाँ रहती है साइकेट्रिस्ट लोग देते हैं, हाउ डू दे गिव, दे चेंज दिस केमिकल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। जैसे आपने मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी, केमिकल लोचा वाली, उसमें वो क्या है, बॉडी में केमिकल लोचा है। सो वंस यू गो इनटू नेगेटिविटी यू रिलीज लॉट ऑफ नेगेटिव हार्मोन्स, तो अपने आप बॉडी डल हो जाती है। अल्कोहल से, लो डोज अल्कोहल कैसे आपको अच्छा लगता है, बिकॉज इट रिलीजेस सर्टेन पॉजिटिव हार्मोन्स इन द बॉडी। आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छी फील आती है, क्योंकि वो एक हार्मोन रिलीज कर देता है बॉडी में, सेरोटोनिन, डोपामिन। और एक्सरसाइज, मैं आऊँगा एक्सरसाइज पे, उसमें भी एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिससे आप देखिएगा कभी बहुत हेवी जिम से आने के बाद लोगों को बहुत अच्छी फील आती है, जिम होके आए, बहुत आके घर आके आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज देयर इज सम पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज इन द बॉडी, जिससे आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है। अब ये है कि आप कुछ अब घर बैठे बैठे एक जर्नल बनाया जाए, गोल्स बनाया जाए। मैं भी करता हूँ, संडे मॉर्निंग उठ के पूरे हफ्ते का प्लान करता हूँ कि संडे मेरे को बिसाइड्स माय रूटीन जॉब जो है सर्जरी, उसमें भी कुछ ऐसा क्या क्या मेरे को एडिशनली करना है। इस तरीके से अगर आपने रोज सुबह एक रूटीन बनाया जाए, सुबह उठ के मेरे को पहले एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मेरे को नीचे आके कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है, आज मैं वाइफ को नहीं, मैं खुद बनाऊंगा ब्रेकफास्ट, ये बनाऊंगा, फिर यहाँ की कुछ सफाई करनी है, फिर अपना कुछ ऑनलाइन जॉब करना है। इस तरीके से जिसका भी जो जॉब है, तो रूटीन में अगर रहेगा आदमी तो डिप्रेशन में नहीं घुस पाएगा। अगर आप सुबह उठ के सोचेंगे आज मैं क्या करूंगा, बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है, बैठे बैठे ऐसे ही टाइम जा रहा है, तो और डिप्रेशन होती है। अगर आपके पास बिजी रहने का, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, सबको पता है। इस तरीके से आप अगर बिजी रहेंगे दिन भर, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपके एक सुबह उठ के एक दिन पहले ही प्लान कर लेंगे, कल का मेरा ये प्लान है, परसों का ये प्लान है, तो आपको वो नेगेटिविटी घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूँ, जो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि भाई सुबह उठ के पहले अपनी जो अच्छी चीजें आपके पास, बेचारे आप देख रहे हैं वो मजदूरों की हालत देख के बड़ा दुख होता है। सुबह उठ के सबसे जो आपने, ईश्वर ने आपको जो अच्छी चीजें दी हैं, उसके बाद आपको एक घर दिया ईश्वर ने, आपको अपनी फैमिली दी है, आपको खाना मिल रहा है। सो जो ग्रेटिट्यूड मैं कर रहा हूँ भगवान से, हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, भाई मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे आप दुनिया में अगर जिस आदमी के पास एक घर है, एक अपना रहने के लिए जगह है, एक खाने को रोज खाना मिल रहा है, और गाड़ी है अगर ईश्वर ने दी, तो ये समझ लो जो आप यू आर अमंग द टॉप, आप 2% या 3% लोगों के कैटेगरी में आ गए ऑलरेडी। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो 1.3 बिलियन, 130 करोड़, उसमें उसका 1% कितना हो गया था? 1.5-2 करोड़। अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं, समझ लीजिए आप 2 से 3 करोड़ लोगों के अंदर ही हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे पास ये ईश्वर ने दी है। तो उस नेगेटिविटी में अपने आप को घुसने ही ना दें। जिनके पास नहीं है वो भी ऐसा नहीं सोचें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे वेरिड ऑडियंस है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ जो भी है, जिसके पास एक गाँव में भी एक कुटिया है छोटी सी, स्टिल इज ब्लेस्ड, ही इज हैविंग अ प्योर एटमॉस्फेयर गाँव, ही इज हैविंग हिज ओन फूड, खेती कर रहा है, खेती है, अपनी प्योर सब्जियां बना, हम लोग यहाँ प्रदूषित सब्जियां खाएं। हर आदमी के लाइफ में इस तरीके से पॉजिटिविटी के लिए उसको ये सोचना है कि मेरे पास ये पॉजिटिव चीज़ है, उसी के बारे में ज़्यादा सोचे, तो ही विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल और नेगेटिविटी नहीं आएगी। हर मतलब जैसा लोग कहते हैं कि ये ग्लास टूट गया, चलो इसमें कोई भलाई हो गया, आज ये कुछ टूट ये हो गया, इसमें भलाई, तो ऑलवेज फाइंड अ गुड इन द बैड। जो भी अभी बैड एटमॉस्फेयर चल रहा है उसमें डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, क्या क्या अच्छी चीज अपने को दिख रही है। आपके पास फैमिली टाइम ज्यादा मिल रहा है, आपके अपने हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम मिल रहा है, आपको अपने घर पे, अपने फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान देने का टाइम मिल रहा है। तो इस समय भी बहुत सारी चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं, अपनी कुछ गंदी हैबिट्स छोड़ सकते हैं। जैसे बहुत लोगों की स्मोकिंग छूट गई, सिगरेट गुटखा मिल नहीं रहा, बहुत लोगों की स्मोकिंग और गुटखे की आदत छूट गई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो बोलते हैं मिल नहीं रहा, मतलब ये इतना अच्छा मौका है, आप छोड़ दीजिए। अल्कोहल का देखिए खुल गए दुकानें, क्या हालत हो गई। इससे अच्छा लोग अगर सोचते हैं कि ये इतना अच्छा मौका है कि छोड़ दिया जाए ये गंदी हैबिट्स, क्योंकि ये डेफिनेटली इम्यूनिटी कम करती है। मैं आगे आऊँगा, अल्कोहल एंड टोबैको डेफिनेटली रिड्यूस द इम्यूनिटी। जैसे मैंने ये कुछ एक उसको मैंने संक्षिप्त में लिख दिया है कि नेचर पे, जैसे मैंने कहा नेचर पे ध्यान है। डिस्ट्रैक्शन, ये जैसे मैंने मोबाइल और उसके बारे में कहा, मोबाइल और टीवी। एक स्टडी आई थी इसमें लिखा है कि सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपका एक मोबाइल आ गई, तो आपने कुछ मोबाइल पे बात करी, तो आपको वापस से उस काम पे वापस फोकस करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं।
जैसे बीच में ऑडियो वीडियो चला जा रहा है, आदमी की फ्लो खत्म हो जा रही है, फिर वापस फ्लो में आने में उसको 2-4 मिनट लग जाते हैं। वही मैं कहना चाह रहा था, तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो एक बबल एक बनाया जाए, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं दरवाजा खिड़की सब बंद कर रखता है, हालांकि हवा थोड़ी कम आ रही है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता मैं इस टाइम। तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचें। कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो यू शुड अवॉइड, ट्राई टू बी फुल फोकस ऑन इट। अगर आप 1 घंटा फोकस, जस्ट लाइक मेडिटेशन। जैसे मैं कल परसों बड़ी मुश्किल से डर के सर्जरी करी मैंने, बहुत सारे प्रिकॉशन लेके, सारे पीपीई किट पहन के, ये पहन के, सभी लोगों के टेस्ट करा के, कोविड टेस्ट ये वो जो भी। तो एक पेशेंट की बहुत बड़ी ट्यूमर था उसका पेट में, उसको आंत को भी रोक रखा था, उसके यूरिन की नली को भी ब्लॉक कर रखा था। हालांकि मैं अवॉइड कर रहा हूँ सर्जरी, लेकिन ये बड़ा इमरजेंसी केस था, पुराने परिचित पेशेंट थे, बहुत प्रेशर था, तो मैं गया फैमिली टीम लेके। तो बड़ी उस समय जब आप ऑपरेट करते हैं, पहले तो खोला एब्डोमेन, तो देखा कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसमें यूरेटर भी चिपका हुआ, अपेंडिक्स भी चिपका हुआ, आंतें भी चिपकी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर भी चिपका हुआ, ओवरी में मास थी। तो ऐसे माहौल में आदमी सोचता है यार लेट्स लीव इट, जस्ट टेक अ बायोप्सी एंड कम आउट। लेकिन फिर नहीं सोचा मैंने, इतनी मुश्किल से पेशेंट बेचारे आते हैं, इतनी आशा से आते हैं, यू शुड गिव योर फुल कंसंट्रेशन, अपने पूरे 100% देना है। तो बड़ा धीरे धीरे हमने पहले अपेंडिक्स को अलग किया, इंटेस्टाइन को अलग किया, ब्लैडर को अलग किया, देखा कि इसमें 50% तो पानी भरा हुआ, तो उसको नीडल से पानी सक करती पिचक गई गठान, फिर धीरे धीरे ईश्वर की दया से पूरी गठान निकल गई। तो 2 घंटे जो सर्जरी चली वो, उसमें 1 मिनट भी आपका ध्यान भटक ही नहीं सकता। आपकी मोबाइल हो, ये हो, दुनिया में क्या कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। तो इट इज अ डीप मेडिटेशन। मेरे लिए तो सर्जरी एक मेडिटेशन। तो मेडिटेशन लोग वही है कि लोग बोलते हैं आप एकदम आंख बंद करके सारी चीज़ों को कट ऑफ करके किसी बिंदु पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सो इट इज ए काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। मैं वही अवॉइड डिस्ट्रैक्शन पे, छोटा सा आपको एग्जांपल दिया मैंने कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके किसी चीज़ पे इतनी गहराई से देखें कि आपको आधे 1 घंटे बाद जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो यू फील मच बेटर। अब क्योंकि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सब चीज़ों से कट ऑफ हो गए। तो एक टाइट बबल मैंने लिखा है, एक बबल बना दे अपने चारों तरफ, सबको सिखाएं घर में भी, अपने बच्चों को खास करें, बिकॉज दे आर हाईली डिस्ट्रैक्टेड विद दिस मोबाइल। सारा दिन मोबाइल। बच्चे तो मैं देखता हूँ मेरे घर में भी, मैं दूसरी क्या बात करूँ, बच्चे बहुत मोबाइल पे लगे रहते हैं। इसको वी हैव टू टीच देम हाउ टू फोकस ऑन वेरियस थिंग्स इन लाइफ। जो उसके फोकस है उसको बड़ी फोकस करना एक बहुत जरूरी है। बहुत लोग मैं देखता हूँ बहुत डीप फोकस में काम कर सकते हैं, कुछ लोग बड़े लाइटली, मल्टीटास्किंग आजकल एक टर्म आया है, इधर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मोबाइल भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट मेरे को नहीं समझ में आई आज तक बात। सेकेंडली हार्मोन्स के बारे में, थर्डली मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। और एक इम्पोर्टेंट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक स्टेटमेंट मेरे को याद आया, उन्होंने कहा था कि ये सक्सेसफुल पर्सन हु इज वन हु कैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू एनी एनवायरनमेंट। तो ये देखिए एडाप्टेबिलिटी, बहुत लोग आप देखेंगे आपके फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बड़े आसानी से इस एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट हो गए। ठीक है, सब चल रहा है, खा रहे पी रहे हैं, ऐसे कर रहे, बैठ रहे, खा रहे, जो भी होगा देखा जाए। कुछ लोग नहीं, रोज टेंशन में ही बात करेगा, देखिए अब पता लग रहा है कि ऐसे भी बीमारी हो रहा है, उसको भी हो गई, वो ये भी हो गया, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो एडॉप्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है वो डेफिनेटली विल बी मोर हैप्पी, मोर सक्सेसफुल। अडॉप्ट करने की अपने में पावर जनरेट की। गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, सब जैसे ऑपरेट करते थे, अभी भी हम लोग ऑपरेट बिना एसी के कर रहे हैं, तो आदत डालनी पड़ती है। तो वो बोलते थे यार गर्मी वर्मी ठीक है, अपना काम कीजिए, गर्मी तो आएगी जाएगी, जिंदगी ठंड आएगी तो फिर बोलोगे ठंड आ गई, अब बोलेंगे। तो यू हैव टू लर्न टू अडॉप्ट टू एवरीथिंग। तब अडॉप्टेबिलिटी बहुत हाई रखनी चाहिए हर एटमॉस्फेयर में। मेरा एक मित्र है, उसके फादर आसाम में रहते हैं, जब हम लोग घूमने जाते थे तो मैं देखता था वहाँ गर्मी हो ठंड हो पंखा ही नहीं चलाते थे। मैं बोला आपको गर्मी नहीं, बोला मेरे को नहीं लगती। इसे हाथ में वो छोटा सा वो लेके यूँ बैठ के वैसे बैठे बैठे नींद आ जाती। तो इतनी जबरदस्त लोगों की, गाँव में लोगों की अडॉप्टेबिलिटी रहती है, तो उनको बड़ा इम्यूनिटी भी बढ़ाती है मेरे हिसाब से अडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होता तो आपके नेगेटिव हार्मोन्स नहीं निकलते, तो उस तरह वैसे लोग की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। सो नाउ आई थिंक आई कम टू द इम्यूनिटी, बूस्टिंग द इम्यूनिटी, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो इम्यूनिटी मेनली एंटीबॉडी, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे वो चल रहे हैं कि एंटीबॉडी लेवल बॉडी में कैसे बनते हैं। एक एंटी, दिन भर व्हेन यू गो आउट ऑफ द हाउस, घर पे बैठे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस आपको अटैक करते ही रहते हैं, बहुत सारे फंगस ये वो। तो ये अच्छा भी है, तो आपके छोटे छोटे आपकी बॉडी में एंटीजन जाते रहते हैं, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके प्रति इम्यूनिटी बनाती है। तो इम्यूनिटी बनने के लिए एंटीबॉडी विच आर एबनॉर्मल सेल को मार देती है।
तो इसमें बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं, जैसे आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपका खान पीन कैसा है, आपकी एक्सरसाइज कैसी है, और आपकी लाइफ स्मोकिंग एल्कोहल हैबिट्स कैसी है। बहुत सारे चीज फैक्टर में जिसमें अभी आऊँगा धीरे धीरे कि इम्यूनिटी बढ़ाया, कैसे तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। तो सबसे कम पहले लेट अस स्टार्ट विद द फूड्स। तो बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि कभी देखा होगा आपने कि पेशेंट भी, मेरे भी एक फ्रेंड को हो गया ये बीमारी, तो मैंने उससे पूछा आपको वहाँ क्या क्या इलाज दिया अस्पताल में। बोला एक तो वो HCQ दिया उन्होंने, एक एंटीबायोटिक दी, और विटामिन C और जिंक और विटामिन, धूप में रोज बिठा देते 1 घंटे। तो उनको यही 3 दे रहे थे। विटामिन C एज यू नो मैं बताऊँगा किसमें है, सबको पता ही है। जिंक एक नई चीज़ उन्होंने बताई, जिंक भी वायरसेस में एंटीवायरल इफेक्ट है जिंक का। और विटामिन D धूप से भी बहुत है। अभी कोई भी आप, मेरे ख्याल से सबको अभी लोग ये करते होंगे, कुछ भी चीज़ आती है बाहर से अपन धो के थोड़ी देर धूप में रखते हैं। तो इस तरीके से धूप हैज़ वेरी मच बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके अपने बॉडी में, विटामिन D पैदा करती है। अब विटामिन D, अभी हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसको आज कमर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, सॉरी नॉट कमर में, बैक में, मसल में। पहले हम लोग टेस्ट नहीं कराते थे, आजकल हम लोग को पता पड़ गया है कि यार ये 2 चीज़ें सब लोग टेस्ट है। विटामिन D लेवल टेस्ट कराइए। विटामिन B12 पहले हम लोग जब पढ़ते थे आज से 20-25 साल पहले, तब कभी कोई विटामिन B12 और कोई इसकी टेस्टिंग होती ही नहीं थी। लेकिन अभी सब लोग टेस्ट कराते हैं विटामिन D की, विटामिन B12 की। तो ज़्यादातर लोगों में, अच्छे घरों के लोगों में, ओबीज लोगों के, हेल्दी लोगों हमें देखा गया कि विटामिन D की कमी पाई गई, विटामिन B12 की कमी पाई गई। तो विटामिन D धूप में लोग आजकल क्या है, लोग कॉन्शियस हो गए, भाई स्किन मेरी काली पड़ रही है धूप में, तो सनस्क्रीन लगाएंगे, पूरी बॉडी कवर्ड रहेंगे। तो उस हिसाब से क्या होता है कि विटामिन D की लेवल बॉडी में कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सनशाइन, सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो धूप रहती है, आधा 1 घंटा बहुत जरूरी है। और पूरी बॉडी कवर करके अगर आप धूप में बैठेंगे तो विटामिन D कहाँ से मिलेगी। शुड वेयर एक टी-शर्ट, हाथ खुले हो, हाफ पैंट, पैर खुले हो। थोड़ी देर के लिए मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी पीछे से टी-शर्ट ऊपर करके पीठ में बिता, क्योंकि पीठ में बहुत बड़ी सरफेस एरिया है तो वहाँ भी धूप लगे। सो विटामिन D डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन्स, टीथ, मसल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश, आई वुड कंसिडर फिश इज वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ विटामिन D। इवन एग्स भी, अगर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं एग्स भी खा सकते हैं। विटामिन C सबको पता है कि खट्टी चीज़ों में, नींबू में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो मैंने देखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है आंवला। आंवला इज कंसिडर, इंडियन गूसबेरी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। इसके अलावा अपने कीवी एक फ्रूट आजकल नया, हम लोग तो बचपन में कभी कीवी खाए ही नहीं थे, अभी जो भी देखो बीमार पड़ता है तो कीवी खाना शुरू कर देता है। थोड़े दिन पहले डेंगू चला तो सब कीवी खा रहे थे, अच्छी बात है, कीवी में भी बहुत सारे फायदे, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन C है। उसके अलावा ब्रोकोली का भी एक कल्चर चल गया अभी, हरे रंग की जो पत्ता गोभी आती है वो इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड न्यूट्रिएंट सोर्स। लेकिन एक चीज देखा जाए, लोग सोचते हैं कि मैं विटामिन C खाता रहूंगा तो मुझे वायरस नहीं पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन C कैन ओनली हेल्प इन वुंड हीलिंग एंड अर्ली रिकवरी। जस्ट अ सेकंड, यस बताइए जी। Okay, I'll try. Okay, आप देखिए I'm doing it. क्या करूँ अभी? सी वेटिंग, एक भी ऊपर आया, सिलावट साहब एंटर्ड द वेटिंग रूम। इसको क्या करूँ, सी वेटिंग रूम करूँ, एडमिट करूँ या वेटिंग रूम करूँ? एडमिट कर दिया, नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा 1 मिनट, न्यू शेयर पार्टिसिपेंट में जाऊं। ओके, फाइंड द पार्टिसिपेंट, हितेश, योगिता, अभय, नहीं आया इसमें, नहीं आया इसमें। और किसमें जाऊं, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट, न्यू शेयर। सिलावट सर इज एडमिटेड। ओके, इसमें ये जो आपने म्यूट, स्टॉप वीडियो, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट में, इसमें गया मैं, इसमें सभी के नाम आ रहे हैं,
नहीं नहीं, अच्छा नीचे जाऊँ थोड़ा, नीचे कैसे जाना है? एक मिनट, 5-6 लोग आ रहे हैं। मेरा नाम है शुक्ला जी, सिलावट साहब, अभय गुप्ता, योगिता राठौर, रितेश सोनी, बस और कुछ नहीं आ रहा। नहीं मोर, एक मिनट, मोर आया, मोर में देखूं, नहीं नहीं इसमें नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ इसको खत्म कर देता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा हो, मैं उठा नहीं रहा हूँ फोन, उठा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट लेट अस कम टू नेक्स्ट स्लाइड। जिंक, जैसा मैंने कहा, जिंक का बहुत अभी रोल पाया गया है। जिंक इज फाउंड टू, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, मैं बोल रहा था, विटामिन सी जो है, आप इसमें स्लाइड्स में देखेंगे, इट ओनली शॉर्टन्स द लेंथ ऑफ कोल्ड। अगर आपको सर्दी लगती है तो उसकी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन सर्दी ऐसा नहीं कि सर्दी से बचा देगा। उसी तरीके से ये जितनी भी विटामिन है या इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें हैं, ये आपको बीमारी होने से नहीं रोक सकती, बट अगर आपको बीमारी हो गई तो आपको जल्दी से आप ठीक हो जाओगे। द चांसेस ऑफ दैट यू विल रिकवर आउट ऑफ इट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी वीडियो, यस, यू विल रिकवर आउट ऑफ इट फास्ट। आपको बीमारी, जैसे आप देखते हैं 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं, तो चांसेस कि आप उससे जल्दी ठीक होकर बाहर आ जाएंगे, ज़्यादा उम्मीद है ठीक होने। लेकिन आपको बीमारी से बचना है तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा। या हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक ही रह जाए, जैसा 80 से 90% लोग हैं जो पता ही नहीं पड़ता उनको बीमारी भी, तो वो ये एडवांटेज है इम्यूनिटी बूस्ट करने के। जिंक का, जैसे मैंने कहा, जिंक ज़्यादा, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मदर और दादी माँ लोग ये खरबूज, तरबूज, इसके बीज सूखा पाउडर बना के खाते थे। अब आपको समझ में आ गई उसमें क्या एडवांटेज था, उसमें जिंक रहता है। तो जिंक से बहुत सारे वायरसेस को बचने की क्षमता रहती है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खरबूज भी कभी खाएं तो उसका बीज को बचा के सुखा के, या तरबूज के तो मेरे ख्याल से ऐसे ही अगर नरम बीजों खुद ही चबा के खा सकते हैं। हम लोग भी फेंक देते थे, अब नहीं फेंकते जब पता चला। अच्छा, नाउ अभी तो आपने देखा है वो हल्दी इज अ पावर हाउस। हर आदमी हल्दी का दूध पीता है, बहुत अच्छी चीज है, डेफिनेटली पीना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स अगर मिल रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स, खजूर खाएं। जिंजर गार्लिक, अभी एक डायरेक्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग थी IIM में, उन्होंने मेरे से पूछा जिंजर गार्लिक से बच सकते हैं? मैं बच तो नहीं सकते बीमारी से, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली, अगर बीमारी भी हो गई तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, या ऐसे ही पता ही नहीं पड़ेगा आपको, एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हो। बचने के तो उपाय नहीं है, ये आपको बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, इलायची, जैसा आपने देखा लोगों काढ़ा पी रहे हैं, काढ़े में ये सब चीजें डलती है, डेफिनेटली हेल्पफुल है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। विटामिन ए, खरबूज में बहुत अच्छे विटामिन ए। विटामिन ए जो है अपनी लाइनिंग जो है, आँख की लाइन, आँख के लिए आपको पता है विटामिन, अंदर की मुंह की लाइनिंग, पेट की लाइनिंग, सांस के नलियों की लाइनिंग, इस लाइनिंग को हेल्प करती है। तो किस चीज़ों में पाए जाते हैं विटामिन ए? पालक में, खासकर गाजर में, आम में, एप्पल में, खरबूज में, इन सब चीज में जो अभी उपलब्ध हो उसको लिया जाए। अच्छा, फर्मेंटेड फूड, आपके इंटेस्टाइन से बहुत, इंटेस्टाइन जो अपने है उसमें ट्रिलियंस ऑफ कीटाणु रहते हैं, हेल्दी कीटाणु। उस पर कैसे आप उसको अच्छा हेल्दी रखेंगे? तो आप फर्मेंटेड फूड में दही एक मैं बोल सकता हूँ जो कि जरूर खाना चाहिए। दही में बहुत सारे फायदे हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी। ज़्यादा एंटीबायोटिक, इंडिया में क्या कल्चर है, कुछ भी थोड़ी बीमारी हुई डॉक्टर साहब के पास, आप डॉक्टर लिखे नहीं लिखे, आप जोर करके बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवा दीजिए, मुझे जल्दी ठीक होना है। तो छोटे छोटे वायरल सर्दी खांसी में भी इंडियन डॉक्टर्स, दूसरे कंट्री में आप नहीं लिख सकते, यहाँ लिख देते हैं अच्छी एंटीबायोटिक, ये वो छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक दे देते हैं। तो उससे अपना इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा, हेल्दी फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार वो डिस्टर्ब हुआ तो आपकी इम्यूनिटी पे ही फर्क पड़ता है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पानी का तो सबको ही पता ही है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कोई भी वायरस जा रहा है आपके बॉडी में, कुछ भी गड़बड़ जा रहा है तो निकल जाएगा बॉडी से। पानी की तो हर बीमारी में उसके फायदे हैं, हर तरीके से फायदे हैं। ब्लड शुगर, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, शुगर, जॉइंट की फ्लूइड, आपकी स्किन, आपके हेयर, हर तरीके से पानी के फायदे हैं। लेकिन ये जो मीठे पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जूसेस जो मिलते हैं बाजार में, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी के बेनिफिट्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पीना चाहिए।
अच्छा, उसके अलावा ऑयल में भी ध्यान दिया जाए। बहुत सारे जो सैचुरेटेड फैट है जैसे बटर, चीज़, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जो अनसैचुरेटेड जो हैं, जैसे कि आजकल लोग कॉन्शियस हो गए, सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, ओलिव ऑयल खाते हैं, सोयाबीन ऑयल भी हेल्दी है, ये सब चीज़ खाना चाहिए। कोकोनट ऑयल भी थोड़ा आजकल हेल्दी माना जा रहा है। लेकिन जो ये दूसरे जो मैंने कहा जो बाजारी खाने हैं जिसमें जो ऑयल पड़ते हैं वो अनहेल्दी ऑयल। नट्स, अपने ड्राई फ्रूट्स में जो ऑयल्स हैं वो भी हेल्दी हैं, तो ये ऑयल भी अपने को अच्छा चूज़ करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हेल्पफुल है। लेस शुगर एंड सॉल्ट, सबको पता है कि नमक और शुगर, एक दिन में एक आदमी नॉर्मली 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इसमें एक समझ लीजिए 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में मिनिमम 4 से 5 चम्मच चीनी चली जाती है। तो एज फार एज प्रैक्टिकल इसको अवॉइड किया जाए। कोल्ड ड्रिंक वहीं पीनी चाहिए जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे आप ट्रैवल पे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वो साफ़ होगा, इतना आपको है कि साफ़ पानी है, चलो पानी नहीं मिल रहा, गर्मी बहुत है वो, बाकी घर पे रहते हुए मेरे हिसाब से देयर इज नो पॉइंट इन ज़्यादा पीना है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इससे अच्छा लस्सी पीजिए आप, नींबू पानी पीजिए, विच इज़ मच मोर बेनिफिशियल। अब मैंने स्ट्रेस के बारे में आपका कहा, तो डी स्ट्रेस करने एक तो मेडिटेशन, मैंने कहा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के, जो हर आदमी का अपना टाइम है, मैं तो सुबह करता हूँ, सुबह उठ के थोड़ी देर ध्यान किया जाए तो डेफिनेट उसके बेनिफिट्स हैं, पूरा दिन आप में उसका पॉजिटिविटी आती है। सुबह का जो 1 घंटा है हर आदमी को अपने लिए रखना चाहिए। सुबह का 1 घंटा मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम जो होता है सुबह का 1 घंटा, अर्ली मॉर्निंग का 1 घंटा है। सुबह उठ के आप मेडिटेट कीजिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, आपकी जॉब के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में एकदम गहर। पहले तो मेडिटेशन करना, उसके बाद ये सब सोचिए आपके क्या आगे का प्लान है। सुबह का अगर आप, जो मैं सोचता हूँ जो आदमी सुबह जल्दी उठ गया वो सबसे 1-2 घंटे आगे हो गया, मैं उसे इस तरीके से मानूँ। अच्छा, उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी, जो भी लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल होता है, उनको सांस की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। सांस की बीमारी ज़्यादा हुई तो बीमारी है, कोरोना भी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा उनके केस में। तो जितना हो सके इन सब चीज़ से बचें। तो ट्रैवल तो अब कोई कर ही नहीं रहा, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल तो बचना ही चाहिए। आई विल बी फिनिशिंग इन 10 मिनट्स क्योंकि लॉर्ड साहब भी आ गए हैं। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले जब हम लोग छोटे थे हम लोग तो बहुत खेलते थे, लेकिन बुजुर्ग लोग थोड़े मोड़े दिखते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप कहीं भी सुबह उठ के, ये अभी पेंडेमिक के पहले अगर आप वॉक पे निकलते हैं, गार्डन पे निकलते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। पहले आज से 20-25 साल पहले बहुत कम लोग घूमते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये आ गया है कि मेरे को फिट होना, एक्सरसाइज करनी है। जिम देखिए, हर गली में, हर थोड़ी दूर में एक जिम खुला हुआ। डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। एक्सरसाइज का बहुत डेफिनेट बेनिफिट्स हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 to 6 days a week, 7 दिन हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो, 5 से 6 दिन तो हफ्ते में करना ही चाहिए। और खास करके अब जब आपके पास टाइम है और ये डिजीज़ है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको घर पे ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अगर कोई ऐसी सेफ एरिया है घर के बाहर जहाँ वहाँ जा सकते। जिम में जाना तो इम्पॉसिबल है और नहीं, नॉट रिकमेंडेड। पार्क में अगर आप सुबह सुबह अर्ली उठते हैं, आपका पार्क खुला हुआ और कोई ज़्यादा लोग नहीं है, 2-4 लोग हैं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकते हैं। एक फ़ोन है, आई डोंट नो आपके यहाँ से आ रहा है क्या, लेट मी चेक। हेलो हेलो, नहीं सॉरी, क्योंकि वो फ़ोन आपके आ रही है, कुछ तो भी टेक्निकल प्रॉब्लम। एनीवे, तो एक्सरसाइज पे मैं था। एक्सरसाइज डेफिनेटली इज हेल्पफुल। स्टडी भी इंडिकेट किया है कि जो लोग कम एक्टिव है, घर बैठे रहते हैं, उनको जो सर्दी खांसी भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज से क्या, आप गहरी सांस, कुछ भी एक्सरसाइज करोगे, आप थकोगे, आप दौड़ोगे या कुछ भी करोगे तो आप गहरी सांस चलेगी, तो पूरा लंग आपका फूलेगा, फेफड़ा फूलेगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके लंग की जो आपकी इम्यूनिटी है बहुत बढ़ती है, और इस बीमारी में तो खास करके वो लंग को जकड़ लेती है। तो अपने को तो लंग की एक्सरसाइज तो डेफिनेट करनी चाहिए। सुबह उठ के लंबी लंबी 10-15-20 सांसें लेनी चाहिए, पूरा ऊपर गर्दन ऊपर करके गहराई की सांस लेनी चाहिए और छोड़ देनी चाहिए, ताकि लंग की पूरी कैपेसिटी बनी रहे। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलर सुबह उठ के या शाम जब भी उसके टाइम उस एक्सरसाइज करते हैं, उनको आप देखोगे सर्दी खांसी भी कम होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
कैसे बढ़ती है एक्सरसाइज से, कैसे अपने पास इम्यूनिटी की एक्सरसाइज क्या करती है? आप जब एक्सरसाइज करते हो आपके जो मेन जो बॉडी के जो फाइटर सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये होता है जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल, और एक व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो सब निकल के आ जाते हैं। इट इज लाइक दे आर लाइक सोल्जर्स। आपके बॉडी में जहाँ जहाँ जो आपके जो बॉर्डर एरिया है, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, उस तरीके से अपने जो बॉर्डर है, जो डेंजर एरिया है, जो सांस के रास्ता पूरा नीचे तक जो आपके यहाँ जो सब सांस में सब जा रहा है, जो आपने खाया, जो आपके इंटेस्टाइन है, ये दोनों की जो लाइनिंग है वो डेंजर एरिया जहाँ से सब बीमारियों का जड़ है। तो इन जगह पे जाके वो सोल्जर की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे कुछ घुसा तो उसको अटैक करते हैं। तो वो उसको अगर आपको सोल्जर बढ़ाने हैं तो आपको फैक्ट्री जो है अपनी फैक्ट्री को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस तरीके से एक्सरसाइज हेल्प करती है। आपके सारे बॉडी में सारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, आपकी जो बैठे हुए सेल्स है उसको एक्टिव कर देती है। तो आपके वायरस घुसता है तो उसको मार देती है जल्दी। तो वो वायरस घुसा भी उसका लोड कम हो जाएगा, जितना मार सके मार के। थोड़ा मोड़ा लोड में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत जल्दी उभर रहा होगा बीमारी से। उसके अलावा हार्ट डिजीज से भी आपको बचाएगी बीमारी, सबको पता ही है। हार्ट की सप्लाई, ब्लड खून का दौरा चारों तरफ पूरे बॉडी में सही करेगी। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है, आपकी उम्र भी जल्दी नहीं बढ़ेगी, आपके सारे ऑर्गन सही काम करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएगी। जस्ट फिनिश वेरी फास्ट। स्लीप, ये बहुत जरूरी मैं बोलना चाहूँगा। अब लोग क्या है, टाइम बहुत है आपके पास, लेकिन फिर भी मैंने देखा है लोग 2-2, 3-3 बजे तक नहीं सोते ऐसे मौके पर, सुबह 10-11 बजे तक सोते। सो एनीवे वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी जो राय रहेगी कि 8 घंटे की बहुत अच्छी स्लीप होनी चाहिए। अच्छी स्लीप आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो बताना चाहूँ। स्लीप से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बॉडी में जितने भी दिन भर में आपके डैमेज हुए, आपने खाया हर चीज़, तो हर आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो खा ही लेता है। जरूरी नहीं 100% अच्छी गड़बड़ खाया, कुछ गड़बड़ एक्सरसाइज भी नहीं करी, कुछ भी किया, स्मोकिंग ही की, चलो अल्कोहल भी पिया, जो भी डैमेज हुआ बॉडी की, तो उसको रिपेयर सब स्लीप में ही होता है। तो एक गहरी स्लीप 8 घंटे की, 7 घंटे की, आपके जो डैमेज हुआ बॉडी में वो रिपेयर हो जाता है। और आपका सुबह अगर आपकी गहरी नींद के बाद जब आप उठ के अगले दिन काम करते हो, यू फील मच बेटर। मैं भी ऑपरेशन जिस दिन अच्छी नींद के बाद जो ऑपरेट करता हूँ, तो उसमें जो आपका आउटपुट आता है डेफिनेटली मच बेटर आता है। जो इनकम्प्लीट स्लीप के बाद आदमी को वैसे ही थोड़ी आपकी अटेंटिवनेस, आपकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। अब ये है कि लोग ज़्यादातर 90%, 99% लोग सोते वक्त मोबाइल देखते हुए वो स्क्रीन पे आंख पे पड़ती रहती है उसकी लाइट, तो उससे अपने जो एक स्लीप हार्मोन रहता है मेलाटोनिन, इस स्लाइड पे दिख रहा होगा, वो प्रोड्यूस वो कम होता है। अगर आपको आंख में लाइट जाती रहेगी तो वो कम होता है, तो नींद आने में भी देर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सोने के आधे 1 घंटे पहले ये जितनी भी लाइट पड़ने वाली आंख में, मोबाइल और ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, तो उसमें अच्छी नींद आती है। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, टाइम हो रहा है। कि करीब स्लीप का एक शेड्यूल बना ले भाई, रोज़ मेरे को 11 बजे ही सोना है, तो आपको ऑटोमेटिक सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी आप चाहते हैं नींद खुल जाएगी। लाइट, जैसे मैंने कहा, मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ कर दें। और दिन में सोना, भाई दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। कुछ बोलते हैं लोग कि दिन में थोड़ा सोना चाहिए। मैं पर्सनली जिस दिन में सो जाता हूँ तो मेरे को रात को अच्छी नींद नहीं आती। एक उम्र के बाद शायद चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं सोए। दिन में अगर खाना खाने के बाद जिसके पास टाइम है, जिसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो वो अगर सोना चाहे तो दिन में थोड़ी देर 15 मिनट से आधा घंटा सोए, ज़्यादा गहरी। कुछ लोग मैंने देखा है संडे या किसी छुट्टी के दिन तो 4-4 घंटे दिन में सो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी कंसिडर। और ब्रीदिंग, अच्छा एक और चीज़ है, कभी कभी आप देखेंगे, सबको ही होता है, मेरे को भी होता है, रात को 3 बजे नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आती, बोलते 2-4 घंटे नींद। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ स्टडीज पाई गई कि आप नींद नहीं आ रही है तो उठें, आप 5 मिनट पानी पिए 1 गिलास भर के, और लेट के गहरी सांस लें। आई डोंट नो हाउ वेदर, मैंने ट्राई किया है, कभी हेल्प करती है, कभी नहीं करती। गहरी लंबी सांस लें, आप ऐसे लंबी सांसें लें 10-12, 5 मिनट 10 मिनट, तो उससे कहते हैं कि दोबारा से नींद आ जाती है। आई डोंट नो, यू कैन ट्राई, इट कैन हेल्प। और एनवायरनमेंट, ये भी एक बहुत जरूरी है कि आप स्लीप किस एटमॉस्फेयर। आप बेचारा एक रिक्शे वाला, तो आप उसे पत्थरों पर भी सुला देंगे, आप कहीं भी धूप में गर्मी में कहीं भी सो जाएगा। लेकिन जो मेहनती लोग नहीं है, उनको एक थोड़ा एनवायरनमेंट, जैसे रोशनी, अच्छा रूम साफ सुथरा हो, हवादार हो, रोशनी कम हो, तो ऐसे जगह पे नींद अच्छी आती है। और स्ट्रेस, अगर आपके स्ट्रेस है, सोच रहे हैं, बहुत गहराई सोच रहे हैं, तो भी नींद नहीं आएगी।
और अगर आप सेम टाइम पे रोज खाना खाते हैं, सेम टाइम पे सो, जितना हो सके प्रैक्टिकेबल, अपनी जैसे आजकल लाइफस्टाइल है तो हो नहीं पाता है, लेकिन जितना हो सके 1-2 घंटे आगे पीछे चलता है तो फिर आपकी बॉडी में उस समय ही वो हार्मोन रिलीज होता है। जैसे आपको भूख लग, नाश्ता 9 बजे 10 बजे खाते हैं, उसी समय खाएंगे रोज, उस समय भूख लगेगी, हजम करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो भी उस समय ज्यादा रिलीज होंगे, तो दैट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल। जस्ट अ सेकेंड, ये फोन पता नहीं कहाँ से आ रहा है, शायद। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्योंकि पता नहीं पड़ रहा है आपके यहाँ से आ रहा है मेरे यहाँ से। एनीवे, मैं फिनिश कर देता हूँ जल्दी से। अब ये एक मेरे से एक अभी जो आपने थायरो केयर लैब का नाम सुना होगा, अब कुछ दिन पहले उनसे एक वेबिनार में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया में जैसे अमेरिका में लाखों लोगों, कितने लाख लोगों को फैल गई, डेथ भी हो गई लाख लोगों की, इंडिया में कम फैलने की चांसेस का कहना है। मैंने उनसे, लोगों ने पूछा भाई क्यों ऐसा, बोला ये जो 4-5 पॉइंट, इंडिया में एक तो गर्मी ज्यादा है, हालांकि कह रहे हैं कि टेम्परेचर से वायरस का नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क पड़ता है, 100% नहीं पड़ता हो, थोड़ा 20% पड़ता हो। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है, एवरेज इंडियन पॉपुलेशन इज बिटवीन 26 to 30, ज्यादातर यंग पॉपुलेशन है। तीसरा, इंडियन लोगों में मलेरिया बहुत कॉमन है, तो मलेरिया की दवाइयां बहुत पहले ले चुके हैं, मलेरिया के प्रति उनके कुछ एंटीबॉडीज बनी हुई हैं जो इस वायरस में कुछ हेल्प कर रही हैं, ऐसा माना गया है। बीसीजी वैक्सीन सब लोगों ने लिया हुआ है इंडिया में, तो बच्चों में 100% बच्चों में बीसीजी, गरीब से हो अमीर हो जो भी हो, लिया जाता है। और इंडियन लोगों की इन जनरल इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि आप देखेंगे बाहर से लोग आते हैं, वो अपना पानी अलग, ये अलग, फिर भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतने साफ और इतने उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि वो लोग की इम्यूनिटी, थोड़े बैक्टीरिया का एक्सपोजर भी जरूरी, आप समझ में आ रहा है लोगों को, तो इम्यूनिटी ने ये 4-5 पॉइंट के कारण ऐसा माना गया है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद इंडिया में इतनी बीमारी नहीं फैले। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जरूरी है। अब इन कंक्लूजन मैं महात्मा गांधी जी का सिर्फ एक छोटा सा वो कहना चाहूंगा, men often become what they believe themselves to be. I cannot do something, it makes me incapable of doing it. अगर आप सोचते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाऊंगा, एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है, तो ये फिर नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं ये करना ही है, मेरे को करूंगा, गांधी जी ने कितनी मुश्किल से अपने को आज़ादी दिलाई, उन्होंने एक प्रण कर लिया भाई नहीं मुझे करना ही है, तो ये आज मेरे ख्याल से इतने लोगों को जो भी देख रहे हैं, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, अगर आप प्रण कर लें कि मेरे को अब ये टाइम है, मेरे को प्रॉपर डाइट पे शिफ्ट होना है, प्रॉपर लाइफस्टाइल पे शिफ्ट होना है, अल्कोहल टोबैको बंद करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एक पॉजिटिव सेट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड में जाना है, तो इट विल हेल्प यू इन दिस टाइम एंड इन द कमिंग फ्यूचर। थैंक यू। सो अब कैसे, सो व्हाट शुड आई डू, गुप्ता जी आप बताएं, मैं आपको कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, मैं कॉल कर रहा हूँ गुप्ता जी, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, आपको कॉल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जमान निजाम। अब मैं आपको कॉल करूँ कि आपकी आवाज आ रही है? वैसे मेरे को कुछ करना है राइट्स देने के लिए कि हो गई साहब वो जी? अच्छा तो मैं काट दूं, वो कॉल करेगा? अच्छा ठीक। हेलो, हाँ साहब क्या करना है बताइए। हेलो, म्यूट कर देता हूँ मैं, ये म्यूट। हेलो हेलो, हाँ सर। सिलावट सर का स्वागत है। मैं हमारे समूह निदेशक इंजीनियर मनोज नाहर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह अतिरिक्त संचालक मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का शाब्दिक स्वागत करें। इंजीनियर मनोज नाहर साहब। डॉक्टर सिलावट साहब का आज इस वेबिनार में स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सिलावट साहब का आज इस वेबिनार में स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सिलावट साहब का आज इस वेबिनार में स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर सिलावट साहब का आज इस वेबिनार में
संपूर्ण मां नर्मदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है सर। एक संस्था का ये प्रयास, एक 24 को हम लोगों ने एक सेमिनार किया था और आज ये दूसरा सेमिनार 26 को है, जिसमें फर्स्ट स्पीकर्स थे हमारे डॉक्टर अजय शुक्ला साहब, साथ ही अभी आपने डॉक्टर बलदेव दमानी साहब को सुना, जिन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप से किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाना है उसका उद्बोधन दिया। साथ ही हम चाहेंगे, और हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस हैं जो अभी यूट्यूब पर लाइव है, वो भी आपको सुनना चाहेंगे। संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय सिलावट सर हमारे इस वेबिनार के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं। आदरणीय सर की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सर हमारे दोनों जो गेस्ट रहे स्पीकर, वो आपको सुनने के लिए भी अभी तक ज्वाइन हुए हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला औपचारिक समापन करें और हमें आशीर्वचन स्वरूप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय सिलावट सर, करतल ध्वनि से मैं सर का स्वागत करता हूं। गुप्ता सर प्लीज, डॉक्टर बलदेव साहब आप अपनी स्क्रीन जो शेयर है उसको ऑफ कर दीजिए, यूट्यूब पे और लाइव दिख रही है इस समय। और धन्यवाद अभय जी। जी सर प्रणाम। धन्यवाद। और आप सभी जो ने पार्टिसिपेट किया उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और समापन सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं मां नर्मदा महाविद्यालय धामनोद द्वारा द रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन द करंट प्रेसिपिटिव विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। धामनोद जैसी छोटी जगह पर इस तरह का आयोजन करना एक बहुत अच्छी बात और तारीफ योग्य है। आज विश्व में महामारी फैली हुई है जिससे पूरी दुनिया आहत है, और इस समय हमें अपने अंदर किसी भी नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना चाहिए। आपके सकारात्मक रहने से आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में सकारात्मक भावों का संचार करने के लिए यह वेबिनार निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के पहले सत्र के वक्ता डॉक्टर अजय शुक्ला प्रसिद्ध व्यवहार वैज्ञानिक खड़ा है। द्वितीय सत्र में IIM के CMO डॉक्टर बलदेव देवलानी थे। दोनों वक्ताओं ने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी और मैंने डॉक्टर बलदेव जी को भी सुना है, बहुत अच्छा बोले हैं। मुझे बताया गया है कि इस देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1400 प्रतियोगी द्वारा भाग लिया गया है, जिसमें से शिक्षाविद, शोधार्थी, विद्यार्थी शामिल हैं, जो इस बात को संकेत देता है कि वेबिनार अपने उद्देश्यों में पूर्ण करने में सफल रहा है। इस आयोजन हेतु संस्था प्रचार अभय गुप्ता और उनकी पूरी तकनीकी टीम को बधाई देता हूं। साथ ही संस्था के डायरेक्टर मनोज नाहर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने प्रचार गुप्ता जी को इस प्रकार का कार्यक्रम करने का, आयोजन करने का जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश सेलावत। प्रणाम सर, बहुत आपका प्रेरक उद्बोधन निश्चित तौर पर हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। मैं चूंकि आप सभी को, जितने भी सुन रहे हैं सभी को बता दूं, आदरणीय डॉक्टर सिलावट साहब अपने व्यस्ततम समय में से, चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में भी ये लॉकडाउन चल रहा है, सिलावट सर की ज्यादा व्यस्तता है, चूंकि अभी बहुत सारी चीजें ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज चल रही है। सिलावट सर ने बहुमूल्य समय में से आज अगर डॉक्टर बलदेव सर को भी सुना और हमारे बीच में रहे, निश्चित तौर पर सर पूरा मां नर्मदा महाविद्यालय परिवार आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने बहुमूल्य समय में से हमें आशीर्वचन प्रदान किया और हमारा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम के सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम सर। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए समापन सत्र को विराम देते हुए मैं आप सभी प्रतिभागियों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि फीडबैक लिंक कुछ देर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। फीडबैक आप तुरंत भरें। कल दोपहर 12 बजे तक फीडबैक की लिंक आपको मिल जाएगी, फिर लिंक चालू रहेगी और आपके सर्टिफिकेट्स विद इन 2 डेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो जाएंगे। 2 दिन का समय हम आपसे चाहते हैं, चूंकि इतने सारे प्रतिभागी हैं, सबको हमको चेक करना है, कहीं कोई छूट ना जाए, इसलिए आपसे इतना सहयोग की अपेक्षा है कि हमें 2 दिन का आप समय दीजिए। 2 से 3 दिन में आपके सारे सर्टिफिकेट्स हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर देंगे। उसके बाद भी यदि कोई तकनीकी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आज इस पूरे वेबिनार के लिए सबसे पहले डॉक्टर अजय शुक्ला साहब, प्रसिद्ध व्यवहार वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मिलेनियम अवार्ड प्राप्त शुक्ला साहब, IIM के CMO डॉक्टर बलदेव दम्मानी साहब, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर सुरेश सिलावट साहब,
हमारे ग्रुप चेयरमैन नवीन नहा साहब, डायरेक्टर मनोज नहा साहब, मेरे सहयोगी संस्थाओं के प्राचार्य डॉक्टर योगिता राठौर मैम, राजीव मंडल साहब, मेरे टेक्निकल स्टाफ के सहयोगी गिराज सोनी जी, हितेश सोनी जी, सृष्टि पाटीदार और आज स्पेशल अपीयरेंस में जय अग्रवाल, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही जितने प्रतिस्पर्धी ने हमें 2 दिन में सहयोग दिया, 24 तारीख और 26 तारीख, इस दोनों वेबिनारों में आज जो नए लोग शामिल हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों के प्रोत्साहन के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि इतने छोटे से शहर धामनोद में हम इस प्रकार का आयोजन कर पाए। आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस विषम परिस्थिति में प्रयास किया है कि हम ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वेबिनार का आयोजन करें। तो मैं उन सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस सेमिनार वेबिनार को हमारा सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, मैं उनके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।